Hello everyone and welcome to LK Academy e-learning platform. In this video lecture, we are going to discuss the previous year question paper of the SBI PO preliminary exam that was held in the year 2020. So, State Bank of India probationary officer का जो preliminary का exam था, that was conducted in the year 2020, उसको discuss करेंगे. ये exact question paper नहीं है, कुछ questions आपको same देखने को मिलेंगे, otherwise rest question memory based है. पर जो एग्जाम का पैटर्न है एंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे. सो विल डिस्कस ऑल द 3 सेक्शंस ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग एंड द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. किस तरह का पैटर्न रहता है, क्या मेथड से आपको क्वेश्चंस करने चाहिए. सो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए जाएंगे वो सारे क्विकर अप्रोच में होंगे बिकॉज आपको प्रिलिमिनरी बहुत ही स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ देना होता है. सो अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता है सो यू कैन आस्क अस एनी टाइम ऑन द LK Academy e-learning ऐप इन द चैट सेक्शन. ऑलराइट, so we'll start with the first section, that is English language. And like we all know कि English के अंदर 30 questions होते हैं and 30 marks का ये section रहता है. and इसके अंदर जो time duration है वो allocate होता है 20 minutes का. so sectional time है तीनों section के अंदर, that is English, reasoning as well as quantitative aptitude के अंदर आपको 20 minutes मिलेंगे. इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चंस होते हैं एंड मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चंस होते हैं. ऑल्सो SBI PO एंड IBPS PO एंड क्लर्क के एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है. सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स रिड्यूस कर दिए जाते हैं. सो मेक श्योर कि आप सारे करेक्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आप करें उनके अंदर 100% एक्यूरेसी रहे. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो 2 sentences with 1 blank in each followed by the 5 alternatives are given. 2 sentences है, उनके अंदर इनमें से 5 गिवन ऑप्शन में से कोई एक वर्ड है जो दोनों में फिट होगा. 2 अलग अलग सेंटेंस है, आपको बताना है कौन सा वर्ड दोनों सेंटेंसेस के लिए परफेक्ट है. सो एक्चुअली इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं बिकॉज अगर आपको एक ब्लैंक दिया जा रहा है तो हो सकता है आपको 2 से ज़्यादा ऑप्शन वैलिड लग रहे हो, लेकिन आपको 2 ब्लैंक दिए हैं तो ऑप्शंस बहुत क्लियरली होते हैं कि कौन सा यहाँ पे फिट होगा. ऑलराइट, so you have to choose the option as the answer which will fill both the blanks of both the sentences. So सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, after the super Longram stepped out onto the sidewalk and took a dash on his cheroot and took her dash on his cheroot. So after the supper the Longram stepped out of the sidewalk, वो बाहर निकला and took a dash on his cheroot. तो यहाँ पे क्या आएगा, पफ. पफ का मतलब होता है एक तरह का स्वेलिंग होना या समथिंग दैट इज बीइंग, हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी ऊपर जो उभरा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग पफ कह सकते हैं. सो यहाँ पे पफ तो नहीं आना चाहिए. ठीक है, पफ यहाँ नहीं फिट हो रहा है. टीयर मतलब होता है ब्रेक कर देना, 2 पार्ट्स में तोड़ देना. स्ट्रेन अगेन नहीं होगा. पुल एंड ड्रॉ भी नहीं होगा. सी आफ्टर द सपर द लॉन्ग्राम स्टेप्ड आउट ऑन टू द साइडवॉक एंड टुक अ ड्रॉ ऑन हिज cheroot, ये कोई सेंस नहीं बना रहा है. राइट, सो सेकेंड चेक कर लेते हैं. एनीवन लिविंग एन एक्टिव लाइफ स्टाइल इज बाउंड टू डैश अ मसल इवेंचुअली. ठीक है, तो डैश अ मसल तो ये काफ़ी बार आपने सुना होगा, पुल अ मसल. ठीक है, सो पुल अ मसल ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि ओवर एक्सटेंड करना किसी चीज़ को. ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है जो कि दोनों में फिट होगा वो आएगा पुल. तो अगर आपको मेथड ऑफ अडॉप्शन नहीं आता है कि कौन सा राइट वर्ड यहाँ पे आएगा तो हम लोग यूज़ करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन. दैट इज पफ नहीं आएगा, टीयर नहीं आएगा, स्ट्रेन नहीं आएगा, ड्रॉ नहीं आएगा. सो इन दैट केस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज पुल. Next question is, she spoke with a total resignation and dash defeat as she looked up at me. So she spoke with total resignation. ठीक है, and dash defeat. So express नहीं कर सकते defeat को. ठीक है, sheer मतलब होता है, sheer मतलब बहुत ही mild, बहुत कम. sheer comfort, sheer नहीं हो सकता है. Then यहाँ पे word यूज़ किया है asseverate, वो भी यहाँ नहीं आएगा. ठीक है, and उसके बाद next word है utter या vocalize. वोकलाइज करना मतलब बोल देना, तो वोकलाइज डिफीट नहीं कर सकते, तो अटर द डिफीट. नेक्स्ट चेक कर लेते हैं. नो वन हैज़ एवर हर्ड हिम डैश अ ग्रोन और अ वर्ड ऑफ कंप्लेन. किसी ने उसको कभी भी कंप्लेन का एक वर्ड बोलते हुए भी नहीं सुना. ठीक है, तो नेवर हर्ड हिम एक्सप्रेस अ ग्रोन ऑफ या फिर अ वर्ड ऑफ कंप्लेन नहीं होगा. शेयर नहीं होगा. एसर वेट अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता है तो भी आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बचा है वो होगा या तो अटर या फिर होगा एसर वेट. बट इसके अंदर जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, टू अटर द डिफीट एंड नेवर हर्ड हिम अटर अ ग्रोन और अ वर्ड ऑफ कंप्लेन, तो ये इसके अंदर राइट आंसर होगा. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर देम द हाउसेस मेन डैश ले इन इट्स क्वाइट कंट्री लोकेशन. तो फॉर देम द हाउसेज मेन, अब ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, मेन मेरिट, मेन कॉस्ट, मेन प्राइस, मेन प्रिंसिपल एंड मेन वैल्यू ले इन इट्स क्वाइट कंट्री लोकेशन. सेकेंड में देख लेते हैं.
द 3-course मेन्यू इज़ वेरीड एंड गुड, डैश फॉर मनी। ठीक है, यहाँ से क्लियरली पता है हमें हर चीज़ होती है वैल्यू फॉर मनी, तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक का आंसर पता है, सो द राइट ऑप्शन विल बी ई। Next question is, failing to dash them to the good cause, he was determined anyhow to organize the great cultivated middle class into a political party. And अगला sentence दिया है, the Jacobites made an ineffectual dash under the Lord George Murray after the battle of the Culloden. ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वो है रैली, इंटाइंस, कन्वीन, फ्लॉक एंड रेंडेसबस। रेंडेसबस का मतलब होता है टू मीट एट अ पर्टिकुलर प्लेस और फॉर समथिंग, फॉर अ कॉज मे बी। ठीक है, टू मीट, एक तरह की मीटिंग होना किसी पर्पस के लिए। तो फेलिंग टू रेंडेसबस नहीं आ सकता है। ऑल्सो द जेकोबाइट मेड एन इनइफेक्टफुल रेंडेसबस नहीं हो सकता है। फ्लॉक ग्रुप ऑफ बर्ड्स होते हैं, कन्वीन नहीं हो सकता है। रैली एंड एंटाइस 2 वर्ड्स बचे हैं। ठीक है, एंड इसमें से भी रैली का मतलब होता है रीयूनाइट करना, वापस एक साथ आना। ठीक है, सो द जेकोबाइट मेड एन इनइफेक्टफुल रैली, यहाँ पे भी ये सेट हो रहा है। एंड ऑल्सो फेलिंग टू रैली देम टू द गुड कॉज, ही वॉज डिटरमाइंड एनी हाउ टू ऑर्गेनाइज द ग्रेट कल्टिवेटेड। तो ये दोनों में फिट हो रहा है, तो इसलिए इस केस के अंदर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने से पहले एंड सॉल्व करने से पहले एक बार फटाफट से क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि आपको बताना है ऑथर का क्या मतलब है। द बैटल बिटवीन द मैन एंड द मशीन गोज बैक सेंचुरीज। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द वर्ड फ्रेटिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ड्रिवन का सिमिलर मीनिंग बताना है। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देन नेक्स्ट है विच कैन बी करेक्टली इन्फर्ड एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स वाले ही हैं। तो ये डिफिकल्ट आरसी होता है जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ के ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड ऐसे वाले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए आपको इस आरसी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। मेक श्योर कि आप डेली एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, LK एकेडमी ई लर्निंग ऐप पे डेली एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन असाइन किया जाता है। अगर आप डेली एक आरसी की प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप आरसी के क्वेश्चंस को इंग्लिश में सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, सो विल गो विद द आरसी पार्ट। The given RC is, in the 1800s, it was the Luddites smashing the weaving machines. These days, retail staff worry about the automatic checkouts. Sooner or later, the taxi driver will be fretting over the self-driving cars. तो इसमें बताया गया है कि पहले ऐसा था कि सब कुछ मशीन के थ्रू होता था, बट स्टिल थोड़ा बहुत मैनुअल कंट्रोल था। अब नाउअडेज ऐसा होने लगा है कि हर एक चीज़ ऑटोमेटिक होने लग गई है। थोड़ा टाइम बाद ऐसा भी होगा कि जो टैक्सी ड्राइवर्स है उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका भी मतलब जो भी काम है, जो भी टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चलाता है वो भी चला जाएगा, बिकॉज सेल्फ ड्राइविंग कार्स आने लग जाएगी। सो द बैटल बिटवीन द मैन एंड मशीन गोज बैक सेंचुरीज। आर दे टेकिंग आवर जॉब्स और आर दे मियरली ईजिंग आवर वर्कलोड। तो ये समझना मुश्किल है कि वो जॉब ले रहे हैं हमारी या फिर हमारे वर्कलोड को कम कर रहे हैं, बिकॉज ऐसे लोग जिनका जॉब ही इन सब से रिलेटेड था, अगर उसको मशीन रिप्लेस कर लेगी तो फिर उनके जॉब का क्या होगा, राइट। सो स्टडी बाय एन इकोनॉमिस्ट एट द कंसल्टेंसी Deloitte seeks to shed the new light on the relationship between the job and the rise of the technology by trawling through the census data for the England and the Wales going back to 1871. Dash finding by Deloitte such as the fourfold rise in the bar staff since the 1950 or a surge in the number of hairdressers this century suggest to the authors that the technology has increased spending power, therefore creating the new demand and new jobs. तो एक स्टडी ने बताया कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है उसके कारण न्यू डिमांड एंड न्यू जॉब्स भी बढ़ती जा रही है। देयर स्टडी शॉर्टलिस्टेड फॉर द सोसाइटी ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिस्ट। सो Repsinki Prize argues that the debate has been skewed toward the job destroying the effects of the technological change, which are more easily observed than its creative aspect. The dominant trend is of contracting the employment in the agricultural and the manufacture, being more than offset by the rapid growth in the caring, creative, technology and business service sector, they write. So machine will take on more repetitive and laborious tasks, but seem no closer to eliminate the need for the human labor than at any time in the last 150 years. तो उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि ऑल्दो मशीन्स आई है, वर्कलोड को कम किया है, बट उसने जो ह्यूमन लेबर है उसकी नीड को एलिमिनेट नहीं किया है, वो अभी भी रिक्वायर्ड है. सो द स्टडी रिवील्स दैट इन सम सेक्टर द टेक्नोलॉजी हैज क्वाइट क्लियरली कॉस्ट जॉब्स, but Stewart and his colleagues question whether they were really jobs we would want to hold on to. So technology directly substitutes the human muscle power and in doing so raises the productivity and shrinks the employment.
Easy access to information and accelerating the pace of communication have revolutionized most knowledge-based industries, says the author. At the same time, rising income have raised the demand for the professional services. The Deloitte economist believe these rising income have allowed the consumers to spend more on the personal service, जैसे कि grooming, that in turn has driven the employment of hairdressers. ठीक है, तो ये complete एक study जो कि बताई गई थी and उससे related ये एक RC था. Now we'll see the question. सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द ऑथर मीन बाय सेइंग द बैटल बिटवीन द मैन एंड द मशीन गोज बैक सेंचुरी. इट हैज बीन अराउंड अ सेंचुरी दैट द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन इज ऑन, ऑफरिंग नो क्लियर रिजल्ट. क्या इसका ये मतलब है? नहीं. फिर दिया गया है देयर सीम्स टू बी अ ट्रेस ऑफ एनी ट्रूस बीइंग रीच्ड इन द नियर फ्यूचर दैट माइट एंड द वॉर बिटवीन द मैन एंड मशीन. ऐसा कुछ नहीं है कि मैन एंड मशीन के बीच में कुछ वॉर एंड होगा. Next is the emerging technologies and the effect on the job have been a reason for the tussle between the man and the machine since ages. तो इसका ये मतलब है. So the right answer is only 3. उसके बाद next question है which of the following statement best fit in the given passage. Alright, तो यहाँ पे दिया गया है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हैज कट द प्राइजेस ऑफ एसेंशियल जैसे कि फूड, प्राइजेस ऑफ बिगर हाउस होल्ड आइटम जैसे कि टीवी, किचन एंड अप्लायंसेज. तो इसकी तो बात ही नहीं की गई है, प्राइजेस को तो डील ही नहीं किया है, हम लोग मैन एंड मशीन को डिस्कस कर रहे हैं, राइट. उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है देयर कंक्लूजन इज unremittingly cheerful rather than destroying the job. Technology has a great job creating machine. ठीक है, ये हमने देखा था पैसेज में गिवन है कि ऑल्दो टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा है बट उसके कारण जॉब्स डिस्ट्रॉय नहीं हुई है. इनफैक्ट काफी सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे वो जॉब क्रिएट करने लगा है. सो 2 इज राइट. थर्ड चेक कर लेते हैं. इन द यूके द फर्स्ट सेक्टर टू फील द इफेक्ट ऑन एनी स्केल वाज एग्रीकल्चर. पर ये यूके मेंशन नहीं किया है, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. सो द ओनली राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2. Which of the following is the most similar in the word given in the bold? Word given है fretting. Fretting से similar कौन सा है? Comforting, worrying, sink, appeasing and calming. काम करना मतलब किसी को रिलैक्स करना, वो नहीं हो सकता है. अपीजिंग का मतलब होता है किसी को और रिलैक्स करना. टू मेक समवन मोर काम और रिलैक्स हम लोग बोल सकते हैं. ठीक है, तो अपीजिंग नहीं होगा, साइंग नहीं होगा. वरिंग और फ्रेटिंग का एक ही मतलब होता है, मतलब कि चिंता करना. ठीक है, सो इस वर्ड का राइट आंसर होगा वरिंग. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द आउट ऑफ द गिवन वर्ड विच इज द मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड ड्रिवन. तो इनमें से ड्रिवन के सिमिलर वर्ड कौन सा होगा वो आपको बताना है. सो द गिवन ऑप्शंस आर प्लंज्ड, एस्कॉर्टेड, सॉन्ट्रेड, प्रोपेल्ड एंड ट्रैम्प्ड. सो सारे ही न्यू वर्ड है. प्लंज का मतलब होता है टू मेक समवन और समथिंग टू डू एन एक्टिविटी. ठीक है, टू मेक समवन डू समथिंग, टू मेक समवन टू डू समथिंग, ये होता है प्लंज का मतलब. एस्कॉर्ट मतलब किसी को कहीं लेके जाना. ठीक है ना, एस्कॉर्ट कर देना, टू टेक समवन समवेयर. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया गया है सॉन्टर्ड. सो यहाँ पे सॉन्टर्ड वर्ड का मतलब होता है टू वॉक विदाउट हरिंग. ठीक है, मतलब बिना जल्दी के आराम आराम से वॉक करना. प्रोपेल का मतलब एक तरह से होता है हम लोग कह सकते हैं जैसे रॉकेट प्रोपल्शन होता है. ठीक है ना, टू मेक समवन टू डू एन एक्टिविटी और टू बी इन अ सिचुएशन और टू लॉन्च, वो प्रोपेल कहलाता है. एंड ट्रैम्प्ड दे रखा है तो उसका मतलब होता है मतलब ट्रैम्प्ड का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके चलना, टू वॉक विद द स्मॉल स्टेप्स. ठीक है, तो आउट ऑफ ऑल दीज वर्ड ड्रिवन से मोस्ट सिमिलर जो है वो होगा प्रोपेल्ड. ठीक है, सो ये अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है एंड अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं आरसी के अंदर. ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है. ठीक है, सबसे पहले है जॉब कॉन्ट्रैक्शन इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज बीन मोर देन द राइज इन द टेक्नोलॉजी एंड द बिजनेस सर्विस सेक्टर. तो ये तो मेंशन ही था पैराग्राफ में कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके अंदर जॉब कॉन्ट्रैक्शन हुआ एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस. ठीक है, फिर दिया गया द स्टडी इन द क्वेश्चन इज फोकस एज फाइंडिंग द रीजन फॉर द राइज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द हेयर ड्रेसर. पर इसका मोटिव ये नहीं था. ठीक है, स्टडी का मोटिव था मैन वर्सेस मशीन के लिए, तो ये गलत हो जाएगा. उसके बाद दिया गया है टेक्नोलॉजी इज अ पुअर सब्सटीट्यूट ऑफ द मसल पावर एंड द ह्यूमन ब्रेन. ये इसका पुअर सब्सटीट्यूट नहीं है, इसका बेटर सब्सटीट्यूट है, तो ये भी गलत हो जाएगा. सो जो 2 and 3 है वो रॉन्ग होंगे, दैट इज बोथ 2 and 3. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वन. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इन्फर्ड. ठीक है, इनमें से क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है. Now यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं. एडवेंट ऑफ द न्यूअर टेक्नोलॉजी हैव रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ इनकम lending to huge cut in the demand and the new jobs. So newer technology has resulted in the decrease of income. ये कहीं नहीं mention है. ठीक है, उसके बाद है agricultural and the manufacturing industries have been most affected by the deployment of machine on the job front. ये जरूर mention है कि agriculture और manufacturing को बहुत तकलीफ हुई.
देन है द इवोल्यूशन इन द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज मार्क्ड द रिमार्केबल ग्रोथ इन द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तो बात ही नहीं हुई है, तो द ओनली ऑप्शन दैट कैन बी इन्फर्ड इज ऑप्शन 2। एंड इसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? सबसे पहले मशीन्स आर सब्सटीट्यूटिंग द मसल पावर एंड विल एलिमिनेट द नीड ऑफ ह्यूमन लेबर, नहीं, पर यहाँ पे दिया गया है कि अगले 150 ईयर्स तक भी ह्यूमन लेबर तो रहेगा, सो ये रॉन्ग है। फिर दिया गया है देर आर नो जॉब श्रिंकिंग इफेक्ट ऑब्जर्व इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये गलत है क्योंकि एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब श्रिंकिंग देखा गया। देन है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन द वेरियस इंडस्ट्री हेल्प इन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी, ये सही है, टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी प्रोडक्टिविटी रेज भी हुई है, सो दिस इज ट्रू। एंड द ग्रूमिंग इंडस्ट्री हैज सीन अ ड्रास्टिक डिक्रीज नहीं हुआ है, उसके अंदर इंक्रीज हुआ है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंसेस टू फाइंड आउट वेदर किस पार्ट में एरर है, एंड इफ देयर विल बी एनी एरर तो उसको आपको मार्क करना है, अगर कोई एरर नहीं है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, दैट इज नो एरर और नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है कस्टमर्स ऑफ द म्यूजियम आर इन द प्रोसेसिंग ऑफ कलेक्टिंग एंड preserving the unique mask and face shield from the current one. So customer of the museum are in the process of collecting होगा, प्रोसेस आएगा, नाउन का यूज होगा, वर्ब का यूज नहीं होगा, सो एरर किस में है? सेकेंड पार्ट के अंदर एरर है। ऑलराइट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन एशिया कुड हैव डोमिनेटेड द वेस्टर्न मार्केट ड्यू फॉर इट्स लो प्राइस नहीं होता है, ड्यू टू इट्स लो प्राइस होता है, सो द एरर इज इन द फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, यहाँ पे दिया गया है द एयरक्राफ्ट रिटर्न टू द एयरपोर्ट सून आफ्टर द टेक ऑफ एज द पायलट एनकाउंटर्ड सम टेक्निकल स्नैग, सो द एयरक्राफ्ट रिटर्न टू द एयरपोर्ट, यहाँ तक ठीक है, सून आफ्टर द टेक ऑफ एज द पायलट एनकाउंटर्ड सम टेक्निकल स्नैग, तो इसके अंदर कोई भी तरह का एरर नहीं है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई। इसके बाद 15th, द अमाउंट डिस्बर्स वॉज लेस देन द ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, सो द अमाउंट डिस्पर्स्ड होगा बिकॉज यहाँ पे वॉज लिखा है, द अमाउंट डिस्पर्स्ड वॉज लेस देन द ओरिजिनल अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी में। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एन इडियम एंड द फ्रेज इज गिवन दैट इज फॉलोड बाय द थ्री स्टेटमेंट, ऑल द थ्री स्टेटमेंट कैरी द इडियम एंड द फ्रेज, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे उसका ग्रामेटिकली करेक्ट एंड द मीनिंगफुल यूज हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग इडियम दिए गए हैं, सबसे पहले तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस याद होने चाहिए। ठीक है, तो ही अगर आपको ये याद है तो ही आप उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक फ्रेज दिया गया है CI2I, इसका मतलब आंखों में आंखें डाल के देखना नहीं होता है, CI2I का मतलब होता है किसी के साथ फुल्ली अग्री करना। ठीक है, कंप्लीटली या फिर फुल्ली अग्री करना। अब किस सेंटेंस के अंदर इसका करेक्ट मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है, कि फुल अग्रीमेंट वाला कहाँ पे ट्रू हो रहा है वो आपको बताना है। सो सबसे पहले दिया गया है द स्टूडियोज वेंट टू वॉर विथ एग्जिबिटर्स and it's unclear if they'll ever see eye to eye. So studios went to war with its exhibitor and it's unclear if they'll ever see eye to eye. तो वो उनके साथ गए एंड अगर उन्होंने आई टू आई देखा, अगर उन्होंने फुली अग्री किया तो इट्स अनक्लियर, तो यहाँ पे इसका सही यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है द सिबलिंग डिड नॉट सी आई टू आई बट देयर डिसएग्रीमेंट डिड नॉट मेक देम रैंगल इन द पब्लिक। सो जो सिबलिंग्स है वो कंप्लीटली एग्री तो नहीं करते, पर जो उनके डिसएग्रीमेंट है वो पब्लिकली शो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी इसका सही यूज किया गया है। थर्ड है राइट सॉ आई टू द फिल्म स्टार स्पाइक ली हु फीचर्ड हिम इन द जीन्स कमर्शियल, तो उसने सिर्फ उसको देखा जो कि फीचर हुआ था जीन्स कमर्शियल में, पर अग्रीमेंट की कोई बात नहीं आई है, इसलिए थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड सही होंगे, तो इस केस में राइट आंसर होगा बोथ 1 and 2। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई अगेन रिकमेंड कि अगर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के मतलब नहीं पता है सो इट्स बेटर टू स्किप दीज क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दिया गया है एक फ्रेज जिसका मतलब होता है स्टोन्स थ्रो अवे। ठीक है, इसका मतलब होता है अ शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन कितना दूर जा सकता है, अगर आप एक पत्थर लेके फेंकोगे तो कहाँ तक जाएगा, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना, तो उसका मतलब होता है स्टोन्स थ्रो अवे। अब इनमें से कहाँ किस सेंटेंस के अंदर ये मैच कर रहा है, सबसे पहले है The deal isn't it yet a stone throw away, but we are confident that it will go ahead. तो डील छोटी सी नहीं है, but we are confident कि it will go ahead as hoped. तो यहाँ पे इसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है, डील बहुत बड़ी है वो होना चाहिए था। ठीक है, द डील बहुत बड़ी है बट वी आर कॉन्फिडेंस कि ये जाएगी, तो यहाँ पे एक्चुअली इसका रॉन्ग यूज हुआ है। सेकेंड है अ जॉ ड्रॉपिंग फीट ऑफ द वॉल्केनिक आर्किटेक्चर हैज राइजन इन द इटालियन सिटी ऑफ नोला जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम द कैटाक्लिज्मिक माउंट वेसुवियस। ठीक है, तो जो एक वॉल्केनिक आर्किटेक्चर है वो इसके क्लोज है
कितना क्लोज है, जस्ट स्टोन थ्रो अवे, मतलब कि शॉर्ट डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे इसका सही यूज हुआ है. देन नेक्स्ट है द डॉक्टर्स टेल मी दैट अनलेस आई गिव अप प्लेइंग द म्यूजिक आई विल बी अ स्टोन थ्रो अवे बाय द टाइम आई एम 40. तो बाय द टाइम जब तक मैं 40 का हो जाऊंगा मैं क्लोज रहूंगा, ये गलत है. सो ये ओनली ट्रू होगा इन द सेकेंड स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन बी ओनली 2. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है सैलड डेज. नाउ अगेन सैलड डेज एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है द पीरियड व्हेन वन इज यंग एंड इनएक्सपीरियंस, उसको कहते हैं सैलड डेज. जब तक कोई इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, कंप्लीटली नर्चर नहीं हुआ है, दैट फ्रेज इज कॉल्ड एज द सैलड डेज. अब कहाँ पे इसका सही यूज है, ही मे हैव ग्रोन ओल्ड बट ही हैज शेड नन ऑफ द ब्रैशनेस एंड द अग्रेशन ऑफ हिज सैलड डेज. तो यहाँ पे सही यूज हुआ है कि भले ही वो बूढ़ा हो गया है लेकिन अभी भी जो उसका अग्रेशन है वो ऐसा ही है जब जैसा कि उसका पहले था, इन एक्सपीरियंस टाइम में था या फिर अर्ली एज में जब वो यंग था उस टाइम जैसा था वो सेम उसका अग्रेशन है. नेक्स्ट है मेनी पीपल सेल ओल्ड पेटियो फर्नीचर ऑल्दो यू मे हैव बी विलिंग टू यूज इट इन द लिटिल सैलड डे, मतलब कि यंग डेज में यूज करोगे, ये गलत है. द फेस्टिवल केम एट द परफेक्ट टाइमिंग फॉर द किड हु सफर्ड सैलड डेज, जिन्होंने सैलड डेज सफर किए इन मार्च, यहाँ पे भी गलत यूज हुआ है. सो द ओनली राइट प्लेस वेयर दिस वर्ड इज यूज्ड इज इन ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है यू हैव टू रीअरेंज इन द प्रॉपर सीक्वेंस. तो यहाँ पे आपको एक पैरा जंबल दिया गया है जिसको आपको रीअरेंज करना है एंड इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको आंसर करना है. सो हम समझेंगे कि किस तरह से पैरा जंबल है. 5 सेंटेंसेस का है. सो जो जनरली 5 सेंटेंसेस वाला पैरा जंबल होता है वो हम ईजी मानते हैं. अदरवाइज अगर आप SBI PO का पेपर देखोगे तो वहाँ पे 7 to 8 सेंटेंसेस वाला पैरा जंबल भी आपको देखने को मिल सकता है. ऑलराइट. सो यहाँ पे दिया गया है an increasing number of products, product modification or services are now being imagined and brought to the fruition in emerging and developing market first. For example, many simple mobile phone applications have been first developed for the Kenyan or Indian market, for instance, and then rolled out in the developed market. New product innovations used to be province of the developed market, with the companies responding to the cues from the market by designing the product and services that might once be introduced into the emerging or the developing market. The traditional trickle-down sequence has been appended by the shortening of the product life cycle, which now call for nearly simultaneous launch of the product across the world, and especially by the emergence of the trickle-up innovation. Major technological breakthrough was first be incorporated into product and services in developed market and only launch in emerging and developing market years later. तो बेसिकली जो पैराजंबल है यहाँ पे वो आपको डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं या जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है उस पर दिया गया है. सो यू हैव टू अरेंज इट इन अ प्रॉपर सीक्वेंस. अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो फॉर एग्जाम्पल से कभी कोई सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो सकता है. दिस ट्रेडिशनल ट्रिकल, किसकी बात हो रही है, तो डी से भी नहीं स्टार्ट हो सकता है. ठीक है. एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज आर नाउ बीइंग इमेजिन्ड, पर ये जो बात है ये कंटिन्यूशन में है तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकती है. ठीक है. मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू would first be incorporated into product and service in developed market and only launch in emerging years later. But ये भी हम starting में नहीं कह सकते हैं. अगर आप C sentences को देखेंगे कि बात हुई कहाँ से, start कहाँ से हो रहा है. So the new product innovation is used to province of the developed market, with the companies responding to the cues from the market by designing the product and services that might be once introduced into the emerging or developing market. तो सबसे पहले आएगा C. अब इसके बाद आएगा E, because यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर बात करी. नाउ द मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू कब हुआ था, वॉज फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन डेवलप मार्केट एंड लेटर वो डेवलपिंग मार्केट में आने लगा. तो सी के बाद आएगा ई. उसके बाद क्या आएगा, ये पहले डेवलप मार्केट में आने लगा एंड फिर डेवलपिंग मार्केट में आने लगा. So this tradition trickle down the sequence has been appended by the shortening of the product life cycle. ये कब तक चला, तो E को फॉलो करेगा D वाला. This tradition trickle down sequence has been appended by the shortening of the product life cycle, which now call for the simultaneous launch of products across the world and especially the emergence of the trickle up innovation. इसके बाद क्या आएगा, for example many simple नहीं. इसके बाद आएगा A. An increasing number of product modification and services are now being imagined and brought to the fruition in emerging and developing market first. एंड लास्ट में आएगा फॉर एग्जाम्पल जो सिंपल मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन थे वो पहले सिर्फ डेवलप्ड में थे या इंडिया मार्केट के लिए थे एंड लेटर वो डेवलप मार्केट के लिए आने लगे. सो द राइट सीक्वेंस विल बी CEDAB. सो जो पैराजंबल होता है वो मोस्टली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैंने सुना है एक फेयर रहता है,
बिकॉज इट्स ईजी टू क्रैक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट्स ईजी टू क्रैक द क्लोज टेस्ट, लेकिन पैराजंबल के एक प्रॉपर सीक्वेंस में लेके आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए आपको पहली बात तो पैराजंबल का वीडियो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पैराजंबल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। सेकेंड थिंग, आपको पैराजंबल से रिलेटेड डेली क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम पैराजंबल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको आइडिया आए कि इन्हें किस तरह से अरेंज करना है। ओके, सो इससे फॉलोड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। वन मोर थिंग, अगर आपसे कंप्लीटली पैराजंबल सॉल्व नहीं होता है, दिस इज़ वन थिंग जो कि मैं हर पैराजंबल में आई थिंक बोलती हूँ कि अगर आपसे पूरा पैराजंबल नहीं बन रहा है, मान लो ये बीच वाला सीक्वेंस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो 2 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, उसको मत स्किप कीजिए कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड विच इज़ द लास्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि सी जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा। बाद का अगर आपसे गलत भी हो रहा है तो उसको स्किप कर दो, पर एटलीस्ट फर्स्ट एंड लास्ट को तो आंसर करो, ठीक है। सो द राइट ऑर्डर इज CEDAB। क्वेश्चन पूछे गए, थर्ड कौन सा होगा, सो द थर्ड इज D। उसके बाद पूछा सेकेंड कौन सा होगा, सो दैट विल बी E। देन है CEDAB। उसके बाद पूछा फिफ्थ कौन सा होगा, सो दैट्स B। फोर्थ कौन सा होगा तो वो जाएगा A, एंड फर्स्ट कौन सा होगा तो वो जाएगा C। तो एटलीस्ट आप फर्स्ट एंड लास्ट आंसर कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इन द क्वेश्चन 2 कॉलम्स आर गिवन एंड हर एक कॉलम में 3 सेंटेंसेज है। आपको इन कॉलम को देखना है एंड कौन से कॉलम का कौन सा सेंटेंस दूसरे कॉलम के दूसरे सेंटेंसेस के साथ मिक्स होके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाता है, ये आपको बताना है। ऑलराइट, कि कौन सा इसमें ट्रूली मैच करेगा। सो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो उसके फर्स्ट कॉलम के अंदर 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। सबसे पहले है इट इज ईजियर टू शिप द गुड्स बाय प्लेन देन। अब ए के साथ कौन से हैं, AD AF AE, सारे चेक कर लेते हैं। इट्स ईजियर टू शिप द गुड्स बाय प्लेन देन दैट मूव सेफ इन द स्काई, AD तो नहीं होगा। फिर इट्स ईजियर टू शिप द गुड्स बाय प्लेन देन बाय बोट सिंस नॉट एवरी सिटी इज कनेक्टेड होगा, इज कनेक्टेड टू अ वाटरवे नहीं आएगा, तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है इसलिए ए भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है इट्स ईजियर टू शिप द गुड्स बाय प्लेन देन सरप्लस क्रॉप्स टू मैनी नेशन, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब क्या ऑप्शन बचा, BF, उसको चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है द फार्मर्स एक्सपोर्ट देयर सरप्लस क्रॉप्स टू मैनी नेशन, तो ये परफेक्टली मैच बैठ रहा है, सो BF राइट आंसर है। रिमेंबर, जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर आपको ग्रामेटिकली भी मैच करना है कि सारी चीज़ें सही है या नहीं, वोकैबुलरी के हिसाब से भी मैच करना है, कॉन्टेक्चुअली भी मैच करना है, एंड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसके हिसाब से भी मैच करना है। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो परफेक्ट कॉलम मैच नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको अगेन 2 कॉलम दिए हैं एंड आपको राइट आंसर बताना है। सबसे पहले इट वॉज टू डार्क टू एक्सप्लोर द ग्राउंड, ए के ऑप्शन है D, F एंड E के साथ। सो इट वॉज टू डार्क टू एक्सप्लोर द ग्राउंड सो दैट द क्रू वॉज फोर्स टू रिटर्न, ये ठीक है, बहुत डार्क था वहाँ पे, सो द क्रू वॉज फोर्स टू रिटर्न, तो AD एक सही पेयर बना रहा है। अब AD एक सही बना रहा है तो AD के साथ BE है एंड AD के साथ BF है, तो पहले BE एंड BF चेक कर लेते हैं। आर माइग्रेटरी नेबर्स इन अ सिटी फॉर मोर देन 2 months, तो आर लिविंग इन अ सिटी होना चाहिए, तो BE तो मैच नहीं कर रहा है। अब AD सही है तो BF चेक कर लेते हैं। आर माइग्रेटरी नेबर्स लिव इन द कैरिबियन हाफ द ईयर, तो वो भी ठीक है कि जो हमारे माइग्रेटरी नेबर्स है वो कैरिबियन में रहते हैं आधे साल तक, सो द राइट आंसर इज E। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो अगेन इसके अंदर भी सेम पैटर्न रहेगा। नाउ यहाँ पे है द रेफ्यूजी कॉन्वॉय मूव्ड ओवर 3000, ए के ऑप्शन है AE AD AF, तो द रेफ्यूजी कॉन्वॉय मूव्ड ओवर 3000 टू ट्रेन द स्टूडेंट टू रीड एंड राइट। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, सी द रेफ्यूजी कॉन्वॉय मूव्ड ओवर 3000, क्या 3000 स्टेप्स, 3000 व्हाट, टू ट्रेन द स्टूडेंट, ठीक है, तो AD तो नहीं होगा। अब AE चेक कर लेते हैं, द रेफ्यूजी कॉन्वॉय मूव्ड ओवर 3000 ही वुड बी होम लेट, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं AF, सो द रेफ्यूजी कॉन्वॉय मूव्ड ओवर 3000 रेफ्यूजीज सेफली अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, तो ये एकदम मैच कर रहा है। अब इसके साथ BD है, उसको भी चेक कर लेते हैं। सो यूजिंग हर स्किल्स द टीचर वॉज एबल टू ट्रेन द स्टूडेंट टू रीड एंड राइट, ये भी परफेक्टली मैच कर रहा है, सो द राइट आंसर इज AF एंड BD, जो कि दोनों परफेक्ट पेयर बना रहे हैं। ऑलराइट, सो आपको इसी तरह से देख के चलना है कि कौन सा इसमें से परफेक्ट बनता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, एक स्टेटमेंट दिए हैं एंड जो इसके अंदर ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली कुछ करेक्ट है कुछ इनकरेक्ट है। चूज द ऑप्शन विच रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड, आपको बताना है कि इनको किस तरह से करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं।
अगर जैसे पैरा जंबल होता है वैसे ये पैरा सेंटेंस है, ठीक है, आपको एक सेंटेंस को अरेंज करना है। अगर आपको इसका ऑर्डर सही लगता है तो आपका उस केस में आंसर होगा ई, दैट इज नो टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू द स्टडी वी डू नॉट पास्ट। अब ए से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे एक भी नहीं है, ठीक है, तो पहली बात तो या तो बी से स्टार्ट होगा या डी से होगा, तो पहले तो बी को चेक करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स जॉब दैट वी हैड इन द इन्वॉल्व, तो ये भी नहीं हो सकता है। डी पे लिखा है न्यूमरस टास्क दैट डू नॉट रियली नीड टू बी हैव, ये हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। मान लो अगर हम लोग डी से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज न्यूमरस टास्क दैट डू नॉट रियली नीड टू बी हैव। उसके बाद अगर हम लोग ए लेते हैं, डी फिर ए, सो अकॉर्डिंग टू द स्टडी वी डू नॉट पास्ट more complex job that we had involved but today the jobs are performed। तो अगर आप इस पे फोकस करो तो यहाँ पे क्या लिखा है, that numerous tasks that do not really need to be have, बहुत सारे ऐसे टास्क है जिनको करने की जरूरत नहीं है। now according to the study we do not past more complex jobs that we had in the involved but today jobs are performed। तो इस केस के अंदर जो राइट सीक्वेंस होगा वो बनेगा डी ए बी सी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट दिया है 28 दैट द क्लाइमेट चेंज इज अ कंसर्न, रिस्क टू द ह्यूमन इमर्जिंग एंड वेल बीइंग एंड थस इज अ हेल्थ एज अ सीरियस पोजिंग वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, आपको किस तरह से अरेंज करना है। सी, सबसे पहले दे रखा है क्लाइमेट चेंज इज अ कंसर्न, तो ऑप्शन है या तो डी से स्टार्ट होगा या बी से या सी से, तो हम लोग पहले डी से देखते हैं। डी है सिर्फ वर्ल्ड वाइड। फिर अगर हम लोग डी के बाद बी लिखे, रिस्क टू द ह्यूमन इमर्जिंग नहीं होगा। डी के बाद अगर हम लोग सी देखें, सो वर्ल्ड वाइड एज अ सीरियस पोजिंग रिस्क टू द ह्यूमन इमर्जिंग क्लाइमेट चेंज इज अ कंसर्न, तो ये एकदम राइट सेंटेंस बना रहा है, दैट इज डी सी बी ए, ऑप्शन सी। देखो, वर्ल्ड वाइड एज अ सीरियस पोजिंग रिस्क टू द ह्यूमन इमर्जिंग क्लाइमेट चेंज इज अ कंसर्न, तो ये एकदम राइट सीक्वेंस है, ऑलराइट। उसके बाद दे रखा है being self-employed also means finding yourself unions, the without of a HR department or the trade protection। तो इसके अंदर राइट ऑर्डर क्या होगा। सो सबसे पहले being self-employed also means finding, अब इसके बाद क्या आएगा, finding of HR department or the trade protection, no, being self-employed also means finding। अगर हम finding के बाद B ले लेते हैं, जैसे कि being self-employed also means finding yourself यूनियंस ऑफ HR डिपार्टमेंट और ट्रेड प्रोटेक्शन, द विदाउट नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, ACDB, बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड ऑल्सो मीन्स फाइंडिंग द विदाउट ऑफ HR डिपार्टमेंट और ट्रेड प्रोटेक्शन योरसेल्फ यूनियन, तो ये एक परफेक्ट सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। सो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा ACDB, ऑलराइट। एंड लास्ट दे रखा है पीस कंट्रीज बिटवीन द टू वेरिंग नेगोशिएशन केम टू अ स्टैंड स्टिल आफ्टर अ ऑफिशियल मर्डर्ड एंड ओपोनेंट सिटीजन्स। सो अगर हम इसको अरेंज करें तो ए से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज पीस कंट्रीज। फिर सी लिख सकते हैं, केम टू अ स्टैंड स्टिल आफ्टर एन ऑफिशियल मर्डर्ड एन ओपोनेंट सिटीजन बिटवीन द टू वेरिंग नेगोशिएशन। सो ACDB जो है वो इसके अंदर एक राइट ऑप्शन है, तो इस केस के अंदर करेक्ट आंसर बनेगा ACDB, ठीक है। सो दीज वर द 30 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन इंग्लिश। नाउ अगर हम इसके क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो सी, इसका RC ईजी था, पैरा जंबल हम थोड़ा डिफिकल्ट बोल सकते हैं। सो अराउंड अगर आप ये अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, सो 22 to 23 आपको स्कोर करना चाहिए इसके अंदर, ऑलराइट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो अगेन इसके अंदर 35 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर द 35 मार्क्स, एंड जो टाइम ड्यूरेशन है वो इसके अंदर 20 मिनट्स का रहेगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 256, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी विच विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 16। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 17 इज इक्वल्स टू 0। सिंस इक्वेशन में प्लस प्लस है तो जो इसके रूट्स आएंगे वो माइनस एंड माइनस आएंगे, एंड यहाँ पे 18 दे रखा है तो रूट्स बन जाएंगे -17 एंड -1। नाउ ऑन कंपेयरिंग, जो -16 है वो -17 से बड़ा है पर -1 से छोटा है। सिमिलरली जो +16 है वो दोनों से बड़ा है, दैट इज हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। सो द राइट आंसर विल बी ई, कैन नॉट बी डिटरमाइन और द रिलेशन कांट बी स्टेब्लिश, ठीक है, और द नो रिलेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पे प्लस प्लस है तो जो रूट्स है वो माइनस माइनस आएंगे, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस प्लस है तो जो रूट्स है वो माइनस माइनस आएंगे। देन रूट्स कैसे बनेंगे, 2 इंटू 28 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, 2 2 4 एंड 7 4 28। नाउ जो रूट्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, 8 एंड 7, बिकॉज 8 प्लस 7 15 होता है, राइट। सो यहाँ पे आएगा 8 एंड 7, 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 7 भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा।
ये रूट अगर हम लोग निकाले तो क्या आएगा -4 एंड माइनस ऑफ 3.5, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या दे रखा है 45 एंड 2, तो क्या रूट्स बनेंगे 2 एंड 9 5 45 होते हैं, ठीक है। तो इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। नाउ ये रूट बन जाएगा 9 एंड 10 जिसका सम भी 19 आता है, तो 10 पहले आएगा 9 बाद में, एंड 10/2 एंड 9/2, 10/2 होता है -5, 9/2 होता है -4.5। ना जो -4 है वो दोनों से बड़ा है, सिमिलरली जो -3.5 है वो दोनों से बड़ा है, तो इस केस के अंदर राइट आंसर होगा x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे अगेन प्लस एंड प्लस के रूट्स है तो माइनस माइनस आएगा, प्लस प्लस है तो अगेन माइनस माइनस आएगा। रूट्स कैसे बनेंगे, 6 एंड 6 दे रखा है, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, अगर हम लोग 3 ले ले तो 9 हो जाएगा, एंड 2 इंटू 2 ले ले तो 4 हो जाएगा। 9 एंड 4 13 होता है, राइट। सो एक रूट आएगा 9, एक आएगा 4, 9 डिवाइड बाई 6, 4 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, दैट इज ये आएगी माइनस ऑफ 1.5, ये वैल्यू हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 3 जो कि हो जाएगी माइनस ऑफ 0.6 के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 15 है, यहाँ 2 है, दैट इज 3 है, 5 है एंड 2 है, ठीक है। उसे 13 लाना है तो क्या हो जाएगा 10 एंड 3, तो -10 -3 डिवाइड बाय 15 एंड 3 डिवाइड बाय 15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अगेन हो जाएगा 2/3, दैट इज माइनस ऑफ 0.6, ये हो जाएगा 1/5, दैट इज माइनस ऑफ 0.2, ठीक है। ना जो -0.6 है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है y ग्रेटर एंड इक्वल x आ रहा है, -0.2 को कंपेयर करेंगे तो वो दोनों से बड़ा है, दैट इज y ग्रेटर आ रहा है। सो ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। सो इस केस में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देन दे रखा है माइनस प्लस, तो जो रूट्स आएंगे वो प्लस प्लस होंगे, सिमिलरली यहाँ पे माइनस प्लस है तो जो रूट्स आएंगे वो प्लस प्लस होंगे। 56 है, 7 8 56 होते हैं, फिर यहाँ पे 72 है, 9 8 72 होते हैं, 9 + 8 भी 17 होता है, ठीक है। सो जो 8 है वो ग्रेटर इक्वल है एंड जो 9 है वो ग्रेटर है, तो अगेन इस केस के अंदर भी आंसर क्या होगा, y ग्रेटर इक्वल टू x, दैट इज जो ऑप्शन सी है वो इसके अंदर राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है रूट्स है माइनस प्लस, प्लस प्लस में आंसर आएगा, एंड अगेन यहाँ पे इक्वेशन में दे रखा है माइनस प्लस, तो जो रूट्स है वो प्लस प्लस में आएंगे। नाउ 13 है और यहाँ पे 14 लाना है, तो क्या क्या बनेंगे 13 एंड 1 का, सिमिलरली यहाँ 11 दे रखा है एंड 12 लाना है तो 11 एंड 1 का बनेगा, ऑलराइट। नाउ यहाँ पे क्या है 13 ग्रेटर है दोनों से पर 1 स्मॉलर है, सिमिलरली 11 इससे ग्रेटर है पर इससे स्मॉलर है, दैट इज हम लोग रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो इस केस में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है प्लस प्लस, तो रूट्स माइनस माइनस आएंगे, अगेन प्लस प्लस तो रूट्स जो है वो माइनस माइनस में आएंगे। 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, सो दिस विल बी व्हाट 13 यहाँ पे लेके आना है। सो ये क्या बन जाएगा 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, ये नहीं होगा, 9 एंड 4 13 होता है, ऑलराइट। सो 9/4 होगा और एक 4/4 होगा, बिकॉज इसके आगे जो कोएफिशिएंट है वो 4 का है। सिमिलरली यहाँ पे 4 एंड 25 है, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 10 एंड 25 एंड 4 ये नहीं होगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 10 20 होता है, तो ये क्या आ जाएगा -10/4 एंड ये भी वैल्यू आ जाएगी -10/4। सो ठीक है, ये वैल्यू रफली इक्वल हो जाएगी -2.2 के बराबर, ये -1 के बराबर आएगी, ये -2.5 होगी एंड ये -2.5 होगी। सो ये जो वैल्यू है ये इन दोनों से बड़ी है, सिमिलरली -1 की जो वैल्यू है वो इन दोनों से बड़ी है, तो इस केस के अंदर राइट आंसर क्या बनेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ऑलराइट। तो इसको अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करना है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, C2 44 है, माइनस का 654 यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस x डिवाइड बाई 2 कुछ आएगा एंड ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 835। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 488 माइनस 2 को इधर भी कर लेंगे तो ये होगा 10 होगा, 12 1308 प्लस x इज इक्वल्स टू 2 इधर चला जाएगा तो 10 6 7 एंड 8 2 16 हो जाएगा, ऑलराइट। एंड नाउ यहाँ पे अगर ये इधर जाएगा तो ऐड होगा, दैट इज x की वैल्यू होगी 1670 प्लस 1308, सो दिस विल बी 7892978, उसमें से 488 माइनस कर देंगे, सो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बिकम व्हाट 5 एंड 8 में से 4 जाएंगे 4 2450, सो दिस विल यहाँ 9 आएगा, ओके। सो 17 हो जाएगा, 17 माइनस 8 इज 9, दिस विल बिकम 8 2490, दैट इज ऑप्शन ई जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसको 225 मान लेते हैं। सो 225 डिवाइड बाई 3 प्लस 25% ऑफ x, यानी कि 1/4 ऑफ x लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे, 3 7 ज़ा 21, 15 3 5 ज़ा 15, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ये दे रखा है इज इक्वल टू 520, ओके। सो
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 75 इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ 150 का डबल यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, सो दिस विल बिकम 300 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 एंड 2080, सो 2080 में से अगर हम लोग 300 माइनस कर ले सो दिस विल बी 81780, सो ऑप्शन सी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16 का स्क्वायर जो कि 256 होता है प्लस क्यूब रूट लेना है, इसको हम लोग 343 मान सकते हैं, अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 343, तो किसका होता है 7 का, सो 256 प्लस 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 6 यानी कि 256 प्लस 8, सो यहाँ पे हो जाएगा 264 बाय 6, 6 4 ज़ा 24 एंड 44 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 स्क्वायर बाय 3 बाय 4 स्क्वायर, इसको 9 ले लेते हैं, इसको 16 ले लेते हैं, इस वैल्यू को हम लोग 128 ले लेते हैं प्लस 442 इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपको बताना है, ठीक है। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, दिस विल गेट डायरेक्टली कैंसिल, 16 8 इज़ 128, 9 8 ज़ा 72 हो जाएगा और उसमें 442 ऐड करेंगे, सो दिस विल बिकम 4, ये हो जाएगा 11, 514 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर आएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग 3 to 7 ले लेते हैं डिवाइड बाय 3 प्लस इसको 45 ले लेते हैं इंटू ये वैल्यू हो जाएगी 3/5, ये हमको कैलकुलेट करना है। इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 109 आएगा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 होगा, सो दिस विल बिकम 27, सो 109 प्लस 27 63 136 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दे रखा है 74 प्लस 43 इंटू 5, 43 इंटू 5 कैसे निकालेंगे, 430/2, सो दिस विल बिकम 215, तो यहाँ आ जाएगा 215, ये वैल्यू हो जाएगी 289, किसका अंडर रूट होता है 289, तो आपको ये पता होना चाहिए 17 की वैल्यू होती है, ऑलराइट। सो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 17 इज इक्वल्स टू 74 माइनस एक्स, और x क्या हो जाएगा 74 माइनस 17 दैट इज 7 एंड ये कैंसिल होकर 6 हो जाएगा, 57 जो है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट है कि A complete 45% of the work in 11 1/4 days, B complete 30% of the work in 3 days. If A, B, C together complete the work in 6 1/4 days, then C it's how much less efficient than A. कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो दे रखा है कि A complete 45% of the work in 11 1/4 days, ये कितने होते हैं 44 + 1 45/4 days, तो 45% काम A complete करता है 45/4 days में, यानी कि A 1% काम कितने दिन में ख़त्म करेगा, तो वो क्या हो जाएगा इतने डिवाइड बाय 45 डेज़ में, है ना। 45% काम अगर इतने दिन में ख़त्म होता है तो 1% काम कितने दिन में ख़त्म होगा, दिस डिवाइड बाय 45, ये कैंसिल होगा, दैट इज़ 1% काम 1/4 डेज़ में ख़त्म होगा। तो टोटल जो वर्क है 100% वर्क A कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, दैट इज़ A जो है वो 25 डेज़ में अपना वर्क कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट दे रखा है B जो है वो 30% वर्क कंप्लीट करता है कितने दिन में, 3 दिन में, तो A 1% वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा 1/10 डेज़ में, ऑलराइट। सो जो B है वो 100% वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, सो ये हो जाएगा 100/10, दैट इज़ D 10 डेज़ के अंदर कंप्लीट करेगा 100% वर्क। उसके अलावा दे रखा है कि जो C है वो कंप्लीट करता है वर्क को 6 1/4 डेज़ में, ये कितने होते हैं 25/4 डेज़ में C जो है वो अपने वर्क को कंप्लीट करता है। नाउ सी, यहाँ पे A है, B है, C है, A अपना पूरा काम करता है 25 डेज़ में, B पूरा काम करता है 10 डेज़ में एंड C कंप्लीट करता है वर्क को 25/4 डेज़ में। अगर हम इसका LCM ले लें 50, तो A की एफिशिएंसी क्या आएगी 50 डिवाइड बाई 25 2, B की एफिशिएंसी क्या आएगी 50 डिवाइड बाई 10 5 एंड C की एफिशिएंसी क्या आएगी 50 डिवाइड बाई 25/4, दैट इज़ ये हो जाएगा 8। ये आ गई एफिशिएंसी, ये C की नहीं है, ये टोटल एफिशिएंसी है A प्लस B प्लस C की, ठीक है। ये टोटल एफिशिएंसी है कि A प्लस B प्लस C कितने दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, सो ये टोटल एफिशिएंसी है। नाउ C, टोटल एफिशिएंसी है 8 माइनस द एफिशिएंसी ऑफ A करेंगे 2 माइनस द एफिशिएंसी ऑफ B करेंगे तो हमको एफिशिएंसी ऑफ C मिल जाएगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ C कितनी आ गई यहाँ से 8 - 7, दैट इज़ C की एफिशिएंसी आ गई 1। अब क्वेश्चन में पूछा गया है दैट C is how much % less efficient than C. C की एफिशिएंसी है 1, A की एफिशिएंसी है 2, कितना कम एफिशिएंट है 1, कहाँ से कम एफिशिएंट है 2 से, इंटू 100, दैट इज़ 50% जो है वो C लेस एफिशिएंट है A से, सो द राइट आंसर विल बी D. Next question is, a sum of rupees X is invested in a scheme offering the simple interest for the 2 years at the rate of 20% per annum. Simple interest
में इन्वेस्ट किया, दैट इज़ क्या हो जाएगा PNR/100। सबसे पहले जो सम है वो दे रखा है x इन्वेस्ट किया है फॉर टाइम कितना दिया है 2 ईयर के लिए, एंड रेट परसेंट कितना है 20 डिवाइड बाय 100, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 आएगा, दैट इज़ 2x/5 आ गया पहला। फिर दे रखा है अ सम ऑफ 2x इज इन्वेस्टेड इन द सेम स्कीम फॉर 3 ईयर, तो अगला क्या हो जाएगा 2x इन्वेस्ट किया फॉर 3 ईयर, सेम स्कीम मतलब रेट परसेंट जो है वो सेम रहा, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6x/5। नाउ नेक्स्ट क्या दे रखा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट इज 1524, दोनों इंटरेस्ट में दैट इज 6x - 5/2x - 5 को अगर हम निकालें तो ये 1524 दे रखा है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या आएगी 4x/5 इज इक्वल्स टू 1524, या फिर अगर यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालें तो वो कितनी हो जाएगी 1524 इंटू 5/4, तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 32 8 ज़ा 32 एंड 1, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 5 8 इज़ 40 एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 4 1905, ये वैल्यू आई x की। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3x, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी 3 5 ज़ा 15 9 3 ज़ा 27 2 कैरी 3 1 ज़ा 3 4 5 5 7 1 5, दैट इज ऑप्शन ई जो है वो इसके अंदर राइट आंसर है, विच इज़ द वैल्यू फॉर 3x। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। मान लो कि दो नंबर है a एंड b, उन दोनों का एवरेज थर्ड नंबर के बराबर है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट a + b इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है। फिर दे रखा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर इज 9 लेस देन द एवरेज ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर इज 9 लेस देन द एवरेज ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर -9, ठीक है। ये यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा a + b/2 इज इक्वल्स टू b + c - 18/2, ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, b दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या इक्वेशन बन जाएगी a - c -18 यहाँ पे रह जाएगा, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे c की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितनी आ जाएगी a + 18 इज इक्वल्स टू c, ठीक है। तो यहाँ से c की वैल्यू मिल गई, इस वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा a + b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ c की वैल्यू क्या आ जाएगी a + 18, तो ये क्या होगा a + b इज इक्वल्स टू 2a + 36 होगा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं दैट b इज इक्वल्स टू a + 36, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन आई। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर, दैट इज हमको a - b निकालना है, तो a b अगर इधर आएगा तो a - b की वैल्यू क्या आ जाएगी 36, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो रिमेंबर कि यहाँ पे आपको कैनॉट भी डिटरमाइन नहीं करना है कि 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर ही पूछा है, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स आर इंटरचेंज। नाउ इस तरह के क्वेश्चंस या तो आपके एग्जाम में IBPS के क्लर्क में या SBI में किसी में भी ये इस टाइप का एग्जाम्पल पूछा ही जाता है, राइट। किस तरह का क्वेश्चन है दैट व्हेन द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज देन इट बिकम 54 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। मान लो कि एक ओरिजिनल नंबर था 10x + y, इस तरह से ही हम 2 डिजिट नंबर को डिनोट करते हैं, है ना। जैसे मान लो नंबर है 56, तो उसको कैसे लिखते हैं 5 × 10 + 6, ठीक है, तो ये इसी तरह से होगा कि 10 का मल्टीपल प्लस द यूनिट प्लेस पे जो आता है तो 56 होगा, ठीक है। तो उसी तरह अगर ओरिजिनल नंबर है 10x + y, अगर उसके डिजिट्स इंटरचेंज हो गए तो इंटरचेंज होने के बाद ये क्या बन जाएंगे 10y + x, और यहाँ पे दिया गया है कि इट बिकम 54 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा कि 10x + y - 10y - x की वैल्यू यहाँ पे दे दी है 54। सो ऑन सॉल्विंग दिस ये क्या होगा 9x - 9y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 54, या फिर अगर 9 को कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x - y इज इक्वल्स टू 6, x - y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। फिर क्या दे रखा है दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज 16, एक और एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज 16। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी 6 + y, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 6 + y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा y² + 6y माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 16 है, दैट इज हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आएगी y² प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आएगी, -8 एंड +2 दो वैल्यू आएगी, माइनस में नंबर नहीं लेंगे तो हम लोग +2 कंसिडर करते हैं। सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 2, अगर उसको यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8, सो y हुआ 2, x हुआ 8। हमको क्या फाइंड करना है व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या था 10x + y, तो 10 × x है 8 + y है 2,
So this will be 80 plus 2. So the original number will be 82. So option C is the right answer. Alright. So इस तरह से ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेस का. So कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्वेश्चन दे रखा है एज के अंदर सी. सबसे पहले दे रहा है 6 years hence the age of A would be 5/6 the age of B. ठीक है, तो A एंड B की जो एज है वो 6 years hence कितनी होगी? 6 year hence अगर हमें रेशियो निकालना है A एंड B की एज का, तो A बाय B यहाँ पे दे रखा है 5/6. ठीक है, या फिर अगर हम लोग रेशियो निकालें तो A हो जाएगा 5x एंड B हो जाएगा 6x. फिर दे रखा है 4 years ago the ratio of A and B were in the ratio 10:13. तो ये है 6 साल बाद, और यहाँ पे बात हो रही है 4 साल पहले की. दैट इज़ ये 6 year प्लस वो 4 years, तो टोटल बात हो रही है 10 साल पहले की. तो 10 years पहले A हो जाएगा 5x - 10 एंड B हो जाएगा 6x - 10, एंड उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 10:13 की. सो ऑन सॉल्विंग दिस ये क्या हो जाएगा? 65x - 130 विल बी इक्वल टू व्हाट? 60x - 100. ठीक है, या फिर ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 30, या फिर यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6. नाउ पूछा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ C. C की प्रेजेंट एज क्या होगी? हु इज़ 5 year एल्डर टू A. तो A की क्या वैल्यू थी? A इज इक्वल टू 5x. ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 × 6 दैट इज़ 30. अब ये जो 30 वैल्यू आई है ये 6 years हेंस की आई है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6 years बाद की वैल्यू आई है एंड उसमें से हमें -6 करना है, प्लस यहाँ पे 5 year एल्डर है. जो C की वैल्यू निकालनी है वो A से 5 year एल्डर है. दैट इज़ ये क्या हो जाएगा? 30 - 1. तो C की जो एज है वो कितनी आ जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 29 years. सो दिस इज़ द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दैट इन द मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर इज 6:1. ठीक है, तो एक मिल्क एंड रेशियो का यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये 6:1 है. 21 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज विड्रॉन एंड इट इज एंड 77 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर. तो यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले तो 21 लीटर विड्रॉ हुआ टोटल मिक्सचर, एंड 77 लीटर जो है वो वाटर ऐड हुआ. ठीक है, तो मिल्क कितना रिमूव हुआ? सी, मिल्क टोटल कितना रिमूव हुआ? वो हुआ 6 पार्ट आउट ऑफ द टोटल 7 पार्ट. ठीक है, एंड इसका 21 रिमूव हुआ दैट इज़ 18 लीटर. सिमिलरली अगर हम लोग वाटर कैलकुलेट करें तो वाटर कितना रिमूव्ड हुआ? तो वो कितना हो जाएगा? 1/7 ऑफ 21 दैट इज़ 3 लीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है कि इफ़ टोटल क्वांटिटी ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर इज़ ट्वाइस द क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर. ठीक है, तो टोटल कितनी क्वांटिटी है? 7x. ये टोटल कितनी क्वांटिटी है? 7x. उसमें से 21 लीटर माइनस कर दिया गया एंड 77 लीटर ऐड कर दिया गया. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस द क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर दैट इज़ 2 times ऑफ 7x. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. तो इसको सॉल्व करेंगे 7x एंड ये कितना हो जाएगा? 77, ये हो जाएगा 56. यहाँ से x की वैल्यू आ गई जो कि हुई 8. अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर. तो ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना था? वो था 6x. तो 6 × 8. सो ओरिजिनल में मिक्स था 48 लीटर का. सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. फिर दे रखा है A and B स्टार्टेड अ बिजनेस इन द पार्टनरशिप. B लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 month. ठीक है, तो एक A एंड B है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया. B लेफ्ट द बिजनेस आफ्टर 8 month, मतलब 8 महीने तक तो उसने किया होगा, और A ने पूरे साल काम किया. एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट इज ₹4,000 आउट ऑफ विच द प्रॉफिट ऑफ B वॉज 3,000. ठीक है, क्लियरली दे रखा है कि B का प्रॉफिट 3,000 था, टोटल प्रॉफिट 4,000 था, मतलब कि A का प्रॉफिट कितना था? 1,000 का. अब इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया वो निकालना है, दैट इज़ कैपिटल हमको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? जो भी टोटल प्रॉफिट आया है बाय कितने टाइम इन्होंने काम किया. तो ये हो जाएगा 1000/12, या फिर हम लोग इसको सिंपलर बना देते हैं. यहाँ पे इसको 20 काट देते हैं. ठीक है, इसको 10 रख देते हैं, इसको 30 रख देते हैं. यहाँ पे भी कैंसिल कर देते हैं, इसको 6 रख देते हैं, इसको 4 रख देते हैं. तो अब अगर हम लोग कैपिटल ऑफ A निकाले तो वो कितना हो जाएगा? 10/6 लिख सकते हैं, या फिर इसको चलो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3:2 हो जाएगा. तो ये कितना हो जाएगा? 10/3. ठीक है, एंड B का कैपिटल कितना हो जाएगा? 30/2. ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा? दिस वैल्यू विल बिकम 10 एंड दिस वैल्यू विल बिकम 15 × 3 दैट इज़ 45. तो A का इन्वेस्टमेंट हो गया 10, B का इन्वेस्टमेंट हो गया 45. अब यहाँ पूछा गया है दैट हाउ मच परसेंटेज मोर B इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन दी A. तो B है 45, तो A से कितना ज़्यादा है? 35. एंड फ्रॉम वेयर इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 10 × 100. ये वैल्यू हो जाएगी 10. तो जो टोटल
परसेंटेज इंक्रीज है वो कितने का आ जाएगा, 350% का। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ना सी यहाँ पे आपको सीरीज दी है 24, 12, 12, 24 है, फिर 12 है, 12 है, 18 है, 36 है। देख के पता चल रहा है ये इंटू 1 हुआ होगा, ये इंटू हाफ हुआ है, ठीक है, ये इंटू 3/2 हुआ है, ये इंटू 2 हुआ है। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 5/2 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 36 का 2.5 ले लेंगे, दैट इज़ 5/2, ये हो जाएगा 18 5 ये वैल्यू आएगी 90। सो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 158 है, फिर आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। उसके बाद दे रखा है 147, फिर आ रहा है 197, फिर है 132, फिर है 214। ठीक है, तो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, अगर 132 है, ठीक है, अगर आप इसमें डिफरेंस लोगे, सब ट्राई कर लो, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। तो ये किस तरह का सीरीज़ है, अगर आप 132 में प्लस करो 9 स्क्वायर, फिर यहाँ पे करो प्लस, तो 9 स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, 81 + 1 82, एंड उसको अगर ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 214। ठीक है, सिमिलरली अगर आप 197 के अंदर माइनस कर दो 8 स्क्वायर + 1, तो क्या 63 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो वो हमको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 132। उसके बाद नेक्स्ट है 147, उसके अंदर प्लस कर देंगे 7 स्क्वायर - 1, तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, दैट इज़ 197। तो अब अगली टर्म क्या होनी चाहिए कि जो 147 हमारे पास आया है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर + 1। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 184 आएगी वैल्यू, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, 6 स्क्वायर + 1 दैट इज़ 36 + 1 37 इसके अंदर करेंगे। सो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, जो मिसिंग टर्म है, दैट इज़ 158 में क्या हुआ होगा, 5 स्क्वायर + 1 हुआ होगा, यहाँ पे -6 स्क्वायर + 1 हुआ होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 184। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4.8, 6.7। ठीक है, 4.8 है, फिर 6.7 है, 10.5, 18.1, नेक्स्ट एंड 63.7। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर आप डिफरेंस देखोगे तो अगर आप ये डिफरेंस देखोगे तो 1.9 का आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 3.8 का हो रहा है, दैट इज़ इसका डबल हो रहा है। फिर यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो 7.6 का आ रहा है, तो अगेन 38 का डबल 76 हो रहा है। सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, इसका डबल आना चाहिए, सो दैट विल बी व्हाट, 14 एंड 12, दैट इज़ 15.2 का डिफरेंस आना चाहिए। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 18.1 में अगर 15.2 ऐड कर दो 33.33। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, 3 है, फिर 16 है, फिर 65 है, फिर 196 है, नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, एंड 394। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लॉजिक देखोगे तो किस तरह का लॉजिक लग रहा है, इंटू 5 + 1 हो रहा है, या इंटू 4 + 1 हो रहा है, 64 + 1 65, ये इंटू 3 + 1 हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इंटू 2 + 1, दैट इज़ 196 इंटू 2 कर दो तो 12, 18, 19 हो जाएगा, 9 2 18 and 1 19 and 3 392 + 1 दैट इज़ 393 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। नाउ ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली DI बेस में है, जिसमें आपको एक पाई चार्ट एंड एक टेबुलर फॉर्म दे रखा है, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो डायरेक्शंस एंड नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मेक श्योर उसके डायरेक्शन एंड नोट आप पहले पढ़िए। क्या दिया गया है, स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले है The given below graph shows the percentage distribution of the number of the cake baked by the 5 shop। तो ABCDE ने 5 अलग अलग तरह के शॉप्स में जो केक बेक किए उसका परसेंटेज दे रखा है। ठीक है, सो 5 अलग शॉप होगी, मान लो ABCDE, ये 5 डिफरेंट शॉप्स है, एंड द टोटल नंबर ऑफ केक बेक्ड इन द 5 शॉप्स वर 400। तो टोटल नंबर ऑफ केक बेक कितने हो रहे हैं, 400। दैट इज़ A अगर ये वाला है तो A में कितने केक बेक हुए होंगे, सो A के अंदर जो केक बेक्ड है वो है 10% ऑफ 400, दैट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी 40। सिमिलरली B के अंदर जो केक बेक्ड हुए हैं वो 20% है, तो वो बन जाएंगे 80। C के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ केक बेक्ड है वो 35% है, दैट इज़ वो आ जाएगी 140। इसी तरह D में भी 20% है तो 80, एंड E में 15% है तो हो जाएगी 60। फिर एक चीज़ दे रखी है दैट द नंबर ऑफ केक अनसोल्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ केक बेक्ड माइनस द नंबर ऑफ केक ऑर्डर। तो अनसोल्ड कितने होंगे, बेक्ड माइनस ऑर्डर। तो बेक्ड हमको मिल गए, एंड ऑल द ऑर्डर केक आर टू बी कंसिडर्ड एज द केक सोल्ड। तो जितने भी ऑर्डर्ड केक हैं उन सबको सोल्ड केक मानेंगे। तो अब हम निकाल देते हैं कि ऑर्डर्ड केक कितने होंगे। सी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्ड केक दे रखा है, तो A में 60% लोगों ने केक ऑर्डर किया। ठीक है, 60% ऑफ 40 कितना होगा, 24। तो अनऑर्डर्ड केक कितने आ जाएंगे, रिमेनिंग, दैट इज 16।
उसी तरह बी में 75 लोगों ने, 75 मतलब क्या होता है 3/4, तो 80% का 3/4 कितना हो जाएगा, 60 ने ऑर्डर किया, 20 ने अनसोल्ड या अनऑर्डर किया। उसी तरह नेक्स्ट में है 80% लोगों ने ऑर्डर किया, दैट इज़ अगर हम लोग 140 का 80% निकाले तो 112 लोगों ने ऑर्डर किया एंड 28 अनऑर्डर्ड रह गए। फिर इसमें 95% दैट इज़ 76 लोगों ने ऑर्डर किया एंड 4 अनऑर्डर्ड रह गए। एंड लास्ट है कि ई, जिसमें टोटल केक थे 60, उसमें 90 ने ऑर्डर किया, दैट इज़ 54 ने यहाँ ऑर्डर किया एंड 6 जो है वो यहाँ पे अनऑर्डर्ड रह गए। क्लियर? तो ये है आपका कंप्लीट टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द डाटा दैट हैज़ बीन गिवन। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया द नंबर ऑफ केक अनसोल्ड फ्रॉम शॉप ई इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ केक अनसोल्ड फ्रॉम शॉप डी। तो अनसोल्ड फ्रॉम शॉप ई कितने हैं, सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनसोल्ड है 6 एंड डी में कितने हैं 4। सो ये हो जाएगा 6 - 4 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/4 ऑफ 100%, दैट इज़ ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 50%। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ केक बेक्ड बाय ऑल द शॉप इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिग्री पाई चार्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द सेंट्रल एंगल फॉर द शॉप सी। तो शॉप सी के लिए सेंट्रल एंगल की क्या वैल्यू होगी, सी है यहाँ पे 35%, राइट। तो दिस विल बी व्हाट 35% डिवाइडेड बाय टोटल 100% इंटू 360 डिग्री। ये इसका एंगल निकल जाएगा, ये हो जाएगा 7, 5 7 से 35 एंड 5 20 हो जाएंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल होके 18, ठीक है। तो ये जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 18 × 7 दैट इज़ 126 डिग्री। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ बेकिंग ईच केक फॉर शॉप डी वॉज ₹200। तो टोटल केक कितने बेक हुए डी शॉप में 80 और हर एक की प्राइस थी 200 रुपये। तो टोटल पैसे कितने लगे यहाँ पे 16,000 रुपये। फिर दे रखा है 25% ऑफ द केक सोल्ड वर ऑफ ₹175। नाउ जो टोटल केक सोल्ड हुए हैं वो कितने हैं 76, उसका भी 25% दैट इज 76/4 कर दो तो वो वैल्यू आएगी 19 केक ऐसे हैं जो कि सोल्ड हुए थे 25% एट ₹175 की रेट पे, ऑलराइट। एंड जो रिमेनिंग है दैट इज जो 57 केक है वो सोल्ड आउट हुए एट द रेट ऑफ ₹250। इफ़ नो रेवेन्यू इज जनरेटेड फ्रॉम द अनसोल्ड केक व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ शॉप डी, वो हमको निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज शॉप डी का क्या हो जाएगा, 19 केक सोल्ड हुए एट द रेट ऑफ ₹175 प्लस 57 केक सोल्ड हुए एट द रेट ऑफ ₹250 पर केक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से दोनों में से 25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 19 × 7 प्लस ये वैल्यू आ जाएगी 57 × 10, ठीक है। क्या हमने 25 को बाहर कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा 25 एंड ये कितना हो जाएगा 173 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 570। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 25 इंटू ये कितना हो जाएगा 3, 7 7 इज़ 14 एंड 1 6 743 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड जब अराउंड इसको रफली अराउंड 703 एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी 7000 के आसपास, डिवाइड बाय हम इसको कर देंगे 4, सो दिस विल बी 17575, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 1575 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एंड ये प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है 17575 पे इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 9.8 के पास आएगा। सो ऑप्शन बी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द केक बेक्ड बाय द शॉप सी। शॉप सी में नंबर ऑफ केक कितने बेक हुए, देखो सी है, ठीक है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ केक बेक हुए 140 एंड क्वेश्चन क्या है केक टोटल नंबर ऑफ केक बेक टू द नंबर ऑफ सोल्ड बाय शॉप बी। तो बी ने कितने सोल्ड किए, तो यहाँ पे है जितने केक ऑर्डर्ड है वो सोल्ड के बराबर होते हैं, तो वो वैल्यू हो जाएगी 60। तो हमको क्या है इन दोनों का रेशियो निकालना है। सो दिस विल बी व्हाट 140 × 60। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 7:3। सो ऑप्शन डी जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर है द नंबर ऑफ द केक दैट वर अनसोल्ड फ्रॉम शॉप ABC आर 25% गिवन टू द बैगर। टोटल नंबर ऑफ केक जो सोल्ड आउट हुए थे शॉप ABC में से कितने सोल्ड आउट हुए, ए में से 16 अनसोल्ड रहे थे, बी में रहे थे 20 एंड सी के अंदर रहे थे 28। सो टोटल कितने हुए 64 केक ऐसे हैं ना। उन 64 अनसोल्ड केक में से क्या होगा 25% बैगर को सोल्ड कर दिए। 25% कैसे निकालते हैं, 64 डिवाइड बाय 4 कर दो तो ये आ जाएगी वैल्यू 16 ऐसे केक है जो कि बैगर को सोल्ड कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि अब जो रिमेनिंग है, ठीक है, 64 में से 16 निकाल दिया, अब रिमेनिंग कितने हैं 48। उन 48 में क्या हुआ उसके 25% जो है वो
जो नेक्स्ट 25% है वो स्टाफ ऑफ द शॉप ने ले लिए, तो इसके नेक्स्ट 25% फिर डिवाइड बाय 4 कर दो, दैट इज़ 12 ऐसे हैं जो कि स्टाफ ने ले लिया। अब इसके अंदर जो रिमेनिंग है दैट इज़ 36 इसके अंदर रिमेनिंग केक है। सो अब क्या बोला जा रहा है, वो नेक्स्ट डे 10% लॉस पे सोल्ड किए गए, ठीक है। 10% का लॉस होना मतलब हर एक जो केक है, इफ़ ईच केक कॉस्टेड ₹250 टू बेक, तो अब कितने केक बचे, 36, उनको नेक्स्ट डे बेक किया, एक केक के 250 है तो 36 केक के कितने होंगे, 36 इंटू 250, एंड किस पे सोल्ड किया, 10% लॉस पे। 10% लॉस मतलब 0.9 लिख सकते हैं। तो नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सी 36 इंटू 250 इंटू 0.9, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो दिस विल बी इक्वल टू ₹8100, दैट इज़ जो ऑप्शन ई है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। ओके, फिर नेक्स्ट दिया है, इफ़ द नेक्स्ट डे द नंबर ऑफ द केक ऑर्डर इंक्रीज बाय 20% फॉर शॉप बी, ठीक है। पहले थे 60, अब वो 20% इंक्रीज हो गए, तो इसका 20% कितना होता है, 12, तो 60 प्लस 12 72 हो गए। वाइल द नंबर ऑफ द केक बेक्ड बाय शॉप बी रिमेन सेम, केक बेक्ड कितने हुए थे, सो द नंबर ऑफ द केक बेक्ड वर, बेक्ड केक की वैल्यू यहाँ पे है 80। नाउ अनसोल्ड बाय हाउ, फिर क्या पूछा गया, देन द नंबर ऑफ द केक अनसोल्ड बाय शॉप बी इज हाउ मच, इज मोर देन हाउ मैनी शॉप, ठीक है। जो अनसोल्ड है वो कितने से ज़्यादा है, तो सी बेक्ड है 82, उसमें से 72 सोल्ड हो गए, तो अनसोल्ड है 8। अब ये 8 कितने से ज़्यादा है, तो सी, ये बी की बात हो रही है। नाउ अगर आप इसमें देखोगे तो डी में 4 सोल्ड हुए थे, जो ई है उसमें 6 सोल्ड हुए थे, तो इन दोनों से ज़्यादा है। सो द राइट आंसर विल बी कि 2 शॉप से अभी भी ज़्यादा है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या दिया है, सी एक टेबल गिवन है, ठीक है, एक टैबुलर डेटा गिवन है, एंड इसके अंदर टोटल सिटिंग कैपेसिटी है एंड परसेंटेज ऑफ द सीट्स फिल्ड यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। सो अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या है, ए बी सी डी ई, टोटल सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, ए के अंदर 20% है, बी के अंदर 30% है, सी के अंदर 50% है, डी एंड ई का डाटा भी अवेलेबल नहीं है। ये टोटल सीट्स है, उसके अंदर फिल्ड सीट कितनी है, 60%, ठीक है, 60% इसके अंदर फिल्ड सीट है। अगर आप 20 का 60% निकालोगे तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 30% सीट्स फिल्ड है 80% ऑफ 30, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो 80% ऑफ 30 आ जाएगी 24। फिर नेक्स्ट है 60% है 15 के फिल्ड, तो 60% फिल्ड है 15 की, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 50% इसका हो जाएगा 7.5 एंड ये 1.5 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, दैट इज़ ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 9। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि वेकेंट सीट्स भी है, ठीक है। वेकेंट सीट्स कितनी होगी, टोटल माइनस फिल्ड, वो वेकेंट आ जाएगी, दैट इज़ यहाँ के लिए ये वैल्यू होगी 8, 30 माइनस 24 हो जाएगा 6 एंड 15 माइनस 9 भी हो जाएगा 6। उसके बाद एक नोट दिया गया दैट द टोटल नंबर ऑफ द वेकेंट सीट इन ऑल द 5 बसेज इज इक्वल टू 40, वेकेंट का सम निकलेगा 40, अभी कितनी हुई है 20, दैट इज डी प्लस ई का सम होगा मिला के 20 के आसपास। एंड फिर दे रखा है द नंबर ऑफ द सीट इन बसेस डी एंड ई टुगेदर, टोटल नंबर ऑफ सीट डी एंड ई में मिला के कितनी है 65, ठीक है। सो ये सारा डेटा आपको गिवन है एंड अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबसे पहले बोला है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द वेकेंट सीट ऑफ बसेस बी सी डी एंड ई, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी दो इक्वेशन है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो डी एंड ई में है वो मिला के कितनी हो रही है, इसका यहाँ पे वैल्यू दे रखी है डी प्लस ई इज इक्वल टू 65। नेक्स्ट चीज़ क्या दे रखी है कि जो डी है, सी जो वेकेंट सीट्स है टोटल, सो द टोटल नंबर ऑफ वेकेंट सीट वो टोटल है 40 एंड यहाँ पे एक वैल्यू आपको दे रखी है कि इसके अंदर जो फिल्ड सीट है वो 70% है एंड इसके अंदर जो फिल्ड सीट है वो 66.66% है, दैट इज 70% का क्या मतलब होता है 70/100। फिल्ड सीट इन डी कितनी आ जाएगी 70/100, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7/10 डी, ठीक है। प्लस यहाँ पे अब क्या है, ई के अंदर फिल्ड सीट कितनी है 66.66, वो कितना होता है 2/3 ऑफ ई, तो अब वेकेंट सीट कितनी आ जाएगी डी के अंदर 3/10 डी। सिमिलरली ई के अंदर वेकेंट सीट कितनी आ जाएगी 1/3 ई, दोनों की जो वेकेंट सीट है उन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है 65 के बराबर। हाँ, हमें ये वैल्यू पता है कि जो डी प्लस ई की टोटल सीट है उनका सम 65 है एंड हमें ये भी वैल्यू पता है कि जो डी प्लस ई की वेकेंट सीट है उनका सम मिला के 20 है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे 30 का
ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 9d प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10e इज इक्वल्स टू 20। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें सो फर्स्ट सी ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9d प्लस 10e की जो वैल्यू है वो 600 के बराबर आई। ठीक है, 9d प्लस 10e इज इक्वल्स टू 600। एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ से अगर हम लोग निकाले, इसको अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी अगेन 9d प्लस 9e। एंड इसको 65 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी 585। तो ये माइनस होगा, इसको कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। दैट इज़ यहाँ से e की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 15। हमें पता है d प्लस ई 65 है, तो यहाँ से d की भी वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 50। ये दोनों हमको पता चल गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द वैकेंट सीट ऑफ बी, सी एंड डी एंड ई टुगेदर। ये सब हमको कैलकुलेट करनी है। तो बी के अंदर वैकेंट सीट है 6, फिर नेक्स्ट में वैकेंट सीट है 6 एंड यहाँ पे टोटल हो जाएगी 20। सो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सी 32 और उसका एवरेज लेना है तो ये हो जाएगा 8। सो 8 जो है वो इसके अंदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंट सीट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डिग्री चार्ट, डिग्री यहाँ पे पाई चार्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट, तो व्हाट वुड बी द सेंट्रल एंगल फॉर बस ए। बस ए के अंदर वैकेंट सीट है 80 एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंट सीट है 40, दैट इज 1/5 यहाँ पे टोटल वैल्यू आई। 1/5 कितना होता है 20% एंड हमको उसको निकालना है सेंट्रल एंगल में। सो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 72 डिग्री। सो सेंट्रल एंगल क्या निकल जाएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फिल्ड सीट्स ऑफ द बस बी एंड द वैकेंट सीट्स ऑफ द बस ए। तो बस बी के अंदर जो फिल्ड सीट्स है वो हो जाएंगी 24 एंड बस ए के अंदर जो वैकेंट सीट्स है वो हो जाएगी 8। तो इसका रेशियो हो जाएगा सिंपली 3:1। सो ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। Next, if 20% of the seats in bus E were occupied by the people aging above 60, 40% were occupied by the female and 50% were occupied by the males aging above 60. So what are the number of the seats that are occupied by the female aging above 60? ये आपको बताना है। ठीक है, सो अगर बस E की बात करें तो उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो यहाँ पे दी गई है 15। उसके अंदर से जो फिल्ड सीट्स है वो है टोटल 5, जो वैकेंट सीट्स है वो है 5 एंड जो फिल्ड सीट्स है वो यहाँ पे है 10। नाउ जो 10 टोटल सीट्स है उसको इस तरह से डिवाइड किया है कि जो 50% सीट है द 20% सीट्स इन द बस ई ऑक्यूपाइड, अगर यहाँ पे इसका 20% ले तो वो ऑक्यूपाई किसने किया है बाय द पर्सन एजिंग 60% एंड अबव। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। दो ऐसे पर्सन है जो कि 60 से ऊपर है। ठीक है, उसके बाद दे रखा है 40% इज ऑक्यूपाइड बाय द फीमेल। 40% जो इसकी सीट्स है वो फीमेल ने ऑक्यूपाइड की है, दैट इज यहाँ से ये हो जाएगा 4। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है दैट द 50% वर ऑक्यूपाइड बाय द मेल्स। 50% ऐसी सीट्स है जिसको ऑक्यूपाई किया बाय द मेल्स एजिंग अबव 60। तो अगर इसका 50% ले तो वो वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है व्हाट वर द नंबर ऑफ द सीट्स ऑक्यूपाइड बाय द फीमेल अबव 60। ठीक है, तो जो टोटल फीमेल ने सीट्स ऑक्यूपाइड की है वो है 4 एंड ऐसी फीमेल्स जिन्होंने सीट ऑक्यूपाई की है अबव 60 वो हमको कैलकुलेट करना है। सो द फीमेल हु ऑक्यूपाइड द सीट्स अबव 60 वो कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी मेल माइनस दिस फीमेल, दैट इज 5 - 4, ये वैल्यू आ जाएगी 1। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, फिर दिया है 20% ऑफ द पैसेंजर ऑन बस टी गॉट डाउन एट द यारीवली बस स्टॉप एंड 2 passengers बोर्डेड द बस फ्रॉम द सेम बस स्टॉप। The conductor started charging from the Yarivali bus stop. Now the number of adult and the children on the bus were in the ratio 2:1. If the total collection of a bus fare was rupees 800, what was the bus fare for each child? Consider there were no stoppage till the final stop, so the bus ticket was free till Yarivali bus stop and the children ticket price was half that of the adult. सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप देख के भी एग्जाम में स्किप कर सकते हो, बट अगेन आई विल से कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं स्किप करना है, सिर्फ ये वाला अगर टाइम लेता है तो स्किप करना है, राइट। नाउ इसको सॉल्व कैसे करोगे, एंड आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए बिकॉज प्री ऑफकोर्स आई नो दैट कि आपको उसके अंदर स्पीड गेम है एंड सिर्फ जो क्वेश्चंस आते हैं वही करने, बट जब मेंस एग्जामिनेशन होगा तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। ऑलराइट, सो यहाँ पे 35 ऐसे पैसेंजर्स है टोटल जो कि डी के अंदर थे। अब क्या मेंशन है कि 20% ऑफ द पैसेंजर्स ऑन द बस डी गॉट डाउन एट द यारीवली बस स्टॉप। तो अगर हम लोग इसका 20% लेंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 × 2, दैट इज 7 ऐसे पैसेंजर्स है जो कि इस यारीवली बस स्टॉप पे उतर गए एंड जो रिमेनिंग पैसेंजर्स है, ठीक है, दैट इज जो यहाँ से कितने पैसेंजर्स हो जाएंगे 28 ये होंगे, प्लस जो 2 पैसेंजर्स है दे बोर्डेड द बस फ्रॉम द सेम स्टॉप, तो इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, तो 30 ऐसे पैसेंजर्स है जो कि सेम बस स्टॉप से चले।
उसके बाद यहाँ पे इन पैसेंजर्स के अंदर जो अडल्ट इज टू चिल्ड्रन का रेशियो है वो दे रखा है 2:1, ठीक है। दैट इज टोटल 3x की वैल्यू है 30, तो उससे क्या पता चला, अडल्ट आ जाएंगे 20 एंड जो चिल्ड्रन है वो आ जाएंगे 10। अब यहाँ पे दे रखा है कि जो बस का टोटल फेयर कलेक्ट हुआ है वो 800 रुपीज़ है, ठीक है। सो बस का फेयर क्या होगा, कंसिडर और कोई स्टॉपेज नहीं है, एंड जो चिल्ड्रन का प्राइस है वो हाफ दैट ऑफ अडल्ट का प्राइस है, ठीक है। तो सी यहाँ पे अडल्ट का प्राइस कितना लग रहा है 20x एंड चिल्ड्रन का प्राइस कितना लग रहा है 10, बट वो उसका हाफ हो जाता है, दैट इज ये हो जाएगा 10x/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 800। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 40x + 10x इज इक्वल्स टू 1600, और वी कैन से दैट 50x इज इक्वल्स टू 1600। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 32। एंड अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज द बस फेयर फॉर ईच चाइल्ड। चाइल्ड के लिए बस फेयर कितना होगा, तो चाइल्ड के लिए जो टोटल बस फेयर है वो हाफ लगता है, तो दिस विल बी 32/2, दैट इज 16 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स इन द बस सी एंड द नंबर ऑफ फिल्ड सीट्स इन द बस डी। तो जो वेकेंट सीट्स है बस सी के अंदर वो 35 है एंड बस डी के अंदर जो फिल्ड सीट्स है वो 6 है। सो 35 - 6 ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 29, दैट इज ई, नन ऑफ द अबव, ओके। फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होता है रीजनिंग एबिलिटी। सो ये थे क्वांट्स के सेक्शन। नाउ इंग्लिश और क्वांट्स हमने डिस्कस किया है। अब इस पेपर के अंदर हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग एबिलिटी के क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एंड किस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो यू ऑल नो द पैटर्न कि 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के लिए एंड 20 मिनट्स में आपको इसको क्लियर करना है, राइट। सो यहाँ पे दिया है दैट स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। 8 people आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 4 of them आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसके अंदर 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं एंड 4 जो है वो स्क्वायर की साइड में बैठेंगे, ठीक है। हम एक और केस बना के चलते हैं। मान लो कि एक स्क्वायर अरेंजमेंट है जिसके अंदर 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं एंड 4 लोग साइड पे बैठे हैं एंड यहाँ पे क्या दिया है, जो लोग कॉर्नर पे बैठे दे आर फेसिंग आउटसाइड, ये सब के सब बाहर देख रहे हैं एंड इसी तरह जो लोग साइड में बैठे होंगे वो सब फेसिंग इनसाइड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, द रिमेनिंग 4 हु आर सिटिंग एट द साइड ऑफ द टेबल आर फेसिंग इनसाइड, तो वो सब अंदर देख रहे हैं, ऑलराइट। तो हम 2 केसेस लेके चलेंगे एंड मेक श्योर कि आपको किस तरह से प्रोसीड करना है, बिकॉज यहाँ पे क्या दे रखा है दैट H सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, E सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, A सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ E, D सिट एट वन ऑफ द मिडल साइड ऑफ द टेबल एंड B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E, ऑल्सो D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है एंड इसकी हेल्प से हमें ये कंप्लीट करना है। सिंस यहाँ पे डेफाइनेट इन्फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही गिवन है दैट B जो है वो सेंटर में बैठता है, बट बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो हम लोग प्रोबेबल केस लेके चलेंगे। सबसे पहले हम एक केस मान लेते हैं जहाँ पे H को हम लोग कॉर्नर फेसिंग करते हैं एंड एक केस मानेंगे जिसमें H को हम लोग साइड फेसिंग करेंगे। तो अगर मान लो H यहाँ पे कॉर्नर फेसिंग है एंड एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें H साइड फेसिंग है, दैट इज फेसिंग इनसाइड। अब यहाँ पे दिया है H सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C, C के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, दैट इज C अगर यहाँ होगा, ठीक है, C अगर यहाँ होगा तो ये इसका सेकंड लेफ्ट होगा। सिमिलरली अभी H यहाँ है तो C के सेकंड लेफ्ट में, दैट इज अगर C यहाँ होगा तो ही ये इसका सेकंड लेफ्ट होगा, राइट। उसके बाद दे रखा है G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, H इधर देख रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे G आ जाएगा। H अगर बाहर देख रहा है तो थर्ड राइट पे थर्ड पोजीशन पे G, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो G यहाँ पे आएगा, राइट। फिर क्या दे रखा है, E सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G, G के सेकंड लेफ्ट में, ये तो राइट हो गया तो सेकंड लेफ्ट में E यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये राइट है तो सेकंड लेफ्ट में दैट इज E यहाँ आ जाएगा। सो E सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, यहाँ पे दे रखा है E सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। इसके बाद दे रखा है A सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ E। अब E के सेकंड लेफ्ट से तो इस तरफ राइट होगा क्योंकि फेसिंग इनसाइड है तो A इधर आएगा। इस केस में ये आउटसाइड फेस कर रहा है तो इधर राइट होगा एंड इसका A यहाँ पे आ जाएगा, ऑलराइट। एंड देन उसके बाद क्या दे रखा है, B सेट एट द मिडल ऑफ द साइड्स, मिडल में कहीं B आएगा तो इसमें एक ही पोजीशन बची यहाँ पे एंड इसके अंदर अभी काफ़ी सारी पोजीशन है, या तो या B यहाँ आ सकता है या फिर B यहाँ भी आ सकता है। एंड देन दे रखा है D सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, D सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F। नाउ रिमेंबर कि अगर D यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, D सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ F, अगर हम लोग D यहाँ बनाएंगे तो इसके सेकंड लेफ्ट में F यहाँ आएगा, ये एक ही कंडीशन बची, बिकॉज अगर D यहाँ बनाएंगे तो F कहीं नहीं बनेगा।
पर अगर डी और एफ इसमें यहाँ पे आ जाएंगे तो बी जो कि साइड में आना चाहिए था उसकी पोजीशन ही नहीं बची है, ठीक है। ये क्या लाइन थी, बी एक मिडल में बैठा है साइड के, पर डी एंड एफ अगर यहाँ आ जाएंगे तो साइड पोजीशन तो बचेगी ही नहीं, इसलिए ये वाली पॉसिबल कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। एंड अगर हम इसके अंदर देखें तो क्या है, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये एफ है तो इसके सेकेंड लेफ्ट में डी यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस विल बी द फाइनल अरेंजमेंट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इसी अप्रोच से करते हो, ठीक है, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप कंफ्यूज हो गए या फिर आपने मान लो एंड से स्टार्ट कर दिया या बी से स्टार्ट कर दिया तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आप इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रखो। ओके, नाउ क्वेश्चन है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एच एंड ए, तो एच एंड ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं, एंड व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच, तो राइट ऑफ एच तो मोर देन 3 है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद सारे ही क्वेश्चन है हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में जी होगा। देन है फाइंड द ऑड वन आउट, तो इसके अंदर देखो सी जी डी एच एफ, सी डी एफ एच ये सब बाहर देख रहे हैं, लेकिन जो जी है वो सेंटर फेसिंग है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फेसिंग आउटसाइड, तो इस केस में आंसर होगा एफ एंड सी। एंड है हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो इस केस में आंसर आ जाएगा जी। तो ये है आपका पहला सेटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद दे रखा है दैट इफ द नंबर 729645138, रिमेंबर आप भी इतना दूर दूर एक नंबर को लिखो, एंड इसके अंदर कंडीशन दी गई है if 1 is subtracted to each odd number and 1 is added to each even number, then what is the product of the third digit from the left to the product of the fourth digit from the right end? रिमेंबर पहले एक चीज़ करो, 1 को सब्ट्रैक्ट करो सारे ऑड नंबर में से, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, देन ऑड नंबर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, एंड अब 1 को ऐड करो सारे इवन नंबर में, ये हो जाएगा 3, दिस विल बी व्हाट 7 5, एंड इवन नंबर में 1 को ऐड करना है, सो दिस विल बी 9। अब यहाँ पे पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि 8 एंड द फोर्थ डिजिट फ्रॉम द राइट यानी कि 4, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, 8 4 इज 32, सो दिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, उसके बाद दे रखा है सिलॉजिज्म का क्वेश्चन जहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन गिवन है एंड आपको राइट आंसर बताना है। क्या दिया है दैट नो पार्ट इज अ कार्ट, पार्ट और कार्ट के बीच में कोई भी तरह का रिलेशन नहीं होगा, ऑल कार्ट इज बोर्ड, ठीक है, एंड नो बोर्ड, बोर्ड एंड गन के बीच में कोई भी तरह का रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पहली कंडीशन क्या दे रखी है दैट सम बोर्ड इज नॉट पार्ट, सम बोर्ड इज नॉट पार्ट, हाँ तो वो सभी बोर्ड जो कि कार्ट है वो पार्ट नहीं है, ये बात सही है, सो दिस इज राइट। सेकंड दे रखा है नो गन इज पार्ट, अभी तो नहीं है, कोई भी गन पार्ट नहीं है, बट अगर हम इसका ऑल्टरनेट डायग्राम बनाए तो सारे ही गन पार्ट हो सकते हैं, बिकॉज हमको बी एंड जी में कोई रिलेशन नहीं होगा पर पी एंड जी में हो सकता है, सो ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, सो द आंसर इज ओनली वन फॉलोज। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है ओनली अ फ्यू पॉड इज ड्राइव, सो इसको कैसे बनाएंगे कि कुछ फ्यू पॉड है जो ड्राइव है। रिमेंबर कि कुछ फ्यू पॉड ऐसे भी है जो कि ड्राइव नहीं है, हमेशा ये बना दिया करो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। जब भी ओनली अ फ्यू दिया जाता है दैट ओनली अ फ्यू पॉड इज ड्राइव, कुछ पॉड ऐसे हैं जो कि ड्राइव है लेकिन कुछ पॉड ऐसे भी हैं जो ड्राइव नहीं है, ठीक है। सम ड्राइव इज बॉन्ड, कुछ ड्राइव बॉन्ड है, एंड ऑल द बॉन्ड आर फ्लैग, ये यहाँ पे दे रखा है। अब फर्स्ट कंडीशन पूछी है ऑल ड्राइव इज फ्लैग, क्या सारे के सारे ड्राइव फ्लैग हैं, ठीक है। ऑल ड्राइव इज फ्लैग अभी तो नहीं है, सम ड्राइव इज फ्लैग ट्रू है, ऑल ड्राइव इज फ्लैग रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड लिखा है सम पॉड आर नॉट ड्राइव, हाँ तो कुछ ऐसे पॉड है जो कि ड्राइव नहीं है, ये बात ट्रू है, सो ओनली 2 फॉलोज, ठीक है। फिर दे रखा है ऑल शिप इज अ गैस, जितने भी शिप है वो सबकी सब गैस है, ओनली अ फ्यू गैस इज हंट एंड नो हंट इज अ फ्लैश, ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सम शिप आर हंट, कुछ ऐसी शिप्स है जो कि हंट है, तो अभी तो नहीं है। नो शिप इज एन हंट, नो शिप इज एन हंट ये ट्रू है, पर इसका ऑल्टरनेट बनाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ये कैसा केस बन गया जहाँ पे सम एंड नो की कंडीशन आई है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों सेम है, तो ये कैसा केस बनेगा, इट इज द केस ऑफ आइदर और, सो इस केस के अंदर राइट आंसर क्या होगा, आइदर 1 और 2 फॉलोज, ठीक है। फिर दे रखा है ओनली अ फ्यू कैल्ट इज ड्रिल, कुछ फ्यू कैल्ट ही है जो ड्रिल है, इसका मतलब कुछ कैल्ट ऐसे हैं जो कि ड्रिल नहीं है, ठीक है। ऑल कैल्ट इज पिन, जितने भी कैल्ट है वो सब की सब क्या है, पिन है। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है, ऑल ड्रिल इज अ ग्रॉस, जितने भी ड्रिल है वो सब की सब क्या है, ग्रॉस है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या पूछा है कि ऑल ड्रिल, जितने भी ड्रिल है, बीइंग पिन इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी ड्रिल है वो सब के सब इस पी में आ जाए, तो येस इट इज ट्रू। फिर दे रखा है सम ग्रॉस, कुछ ग्रॉस ऐसे हैं जो कि कैल्ट नहीं है,
अब देखो वो ग्रॉस जो कि ड्रिल है एंड कुछ ड्रिल ऐसे हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो कैल्ट नहीं है, तो ये बात भी ट्रू है। तो इस केस के अंदर राइट आंसर कौन सा होगा? बोथ 1 and 2 फॉलोज। ऑलराइट, फिर यहाँ पे दे रखा है हाउ मेनी लेटर्स ऑफ द वर्ड आर देयर इन दी हैंडक्राफ्ट, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो वर्ड है हैंडक्राफ्ट एंड आपको बताना है HIJKLMNOP, ये नहीं होगा, ए के बाद बी नहीं होगा, ए फिर BCDEFG H यहाँ तक नहीं आएगा, NOPQRST, ठीक है। तो N and T यहाँ पे एक पेयर बनेंगे, फिर DEFG यहाँ भी नहीं होगा, CD ये एक पेयर बनेगा, EF यहाँ नहीं होगा, DEF CF भी एक पेयर बनेगा, ठीक है। फिर RSTUV इधर नहीं बनेगा, RSTU यहाँ नहीं बनेगा, ए के बाद BC इधर नहीं आएगा, ABC ये पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 बनने के बाद आपको सारे चेक नहीं करने हैं बिकॉज ऑप्शन में दे रखा है मोर देन 3। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द 6 people ABCDE गोइंग टू मसूरी टू अटेंड एन इवेंट विच इज हेल्ड ऑन 2 different डेट। नाउ यहाँ पे ये कैसा है? डेट एंड मंथ वाला क्वेश्चन है। किस तरह से सॉल्व करेंगे? कौन कौन से महीने में गए? मई में गए, देन जून में गए एंड जुलाई में गए। ऑल्सो रिमेंबर कि जो मई मंथ है वो 31 डेज का होता है, जून 30 डेज का होता है एंड जो जुलाई है वो 31 डेज का होता है। अब इनकी 2 डेट्स पे वो लोग गए, दैट इज 13 and 28। सिमिलरली इसकी भी 13 and 28, इसमें भी 13 and 28, दैट इज इवन एंड ऑड डेट्स पे गए। नाउ 2 people अटेंड द इवेंट बिटवीन C and E, ओनली 1% अटेंड द इवेंट बिटवीन E and A, B attend the event before A, and the number of people attending the event before B is same as the number of people attending the event after F, and D attend the event after F। तो ये सारी की सारी यहाँ पे डेफाइनाइट इन्फॉर्मेशन नहीं देके आपको रिलेटिव इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। कोई भी आपको 100% डेफाइनाइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको अब इसके अंदर से ही बनाना है जो भी पॉसिबल केसेस बनते हैं। देखो सबसे पहले बात तो क्या बोली है? 2 people attend the event between C and E, तो ऐसा होगा कि C and E के बीच में 2 लोग आएंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि C and D के बीच में 2 लोग आए। फिर दे रखा है ओनली 1% अटेंड द मीटिंग बिटवीन E and A, E and A के बीच में एक ही पर्सन ने मीटिंग अटेंड की, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि E and A के बीच में एक ही पर्सन ने मीटिंग अटेंड की। सिमिलरली यहाँ पे A आ सकता है, या फिर एक केस ऐसा भी बन सकता है कि C and A के बीच में एक पर्सन ने मीटिंग अटेंड करी। नहीं, ओनली 1% अटेंडेड द मीटिंग बिटवीन E and A है, तो यहाँ पे E वाला केस होगा, C वाली कंडीशन नहीं आएगी, E की कंडीशन आएगी, ठीक है। सो पहली बात तो हम ये लिख सकते हैं कि E and C के बीच में 2 लोग हैं, एंड सिमिलरली E and C के बीच में, नाउ E and A के बीच में 1% एंड E and A के बीच में 1%। ऑलराइट, फिर दिया B अटेंड द इवेंट बिफोर A, A से पहले अटेंड किया। रिमेंबर इमीडिएटली बिफोर नहीं बोला है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि कभी भी आपको इमीडिएटली बिफोर नहीं बोला है, तो हो सकता है ए के जस्ट ऊपर भी हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है, मतलब और ऊपर हो सकता है, इमीडिएटली अबाव नहीं हो। पर ये बात हमको पता है कि बी पहले आएगा ए से, सो बी अटेंड एन इवेंट बिफोर ए एंड द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द इवेंट बिफोर बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द इवेंट आफ्टर एफ। तो बी से पहले जितने हैं उतने के उतने एफ के बाद में होंगे, एंड डी अटेंड द इवेंट आफ्टर एफ, जो डी है वो एफ के बाद में इवेंट अटेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया है कि जो बी से पहले लोग हैं उतने के उतने एफ के बाद में हैं, यानी कि बी से पहले एटलीस्ट एक तो होगा क्योंकि एफ के बाद में एटलीस्ट एक है, ठीक है। अब अगर आप ये वाली कंडीशन देखोगे तो बी अगर ए से पहले आता है तो सी यहाँ पे टोटल पोजीशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 ही लोग हैं, एंड बी अगर इससे पहले आएगा तो ये 6 से ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ ये केस कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप ये वाला केस ऑब्जर्व करोगे तो सी, इसके अंदर क्या होगा, बी अगर इससे पहले आता है, एंड एक और कंडीशन यहाँ पे दे रखी है that the number of people attending the event F, D attend an event after M। तो मान लो कि F and B, तो अब यहाँ पे अगर F and B भी बनाए एंड D उसके बाद में बनाए तो ये भी केस जो है वो उसमें ज़्यादा पर्सन हो रहे हैं, मतलब 6 तो ऑलरेडी है, फिर अगर आप किसी और को ऐड करते हो तो 7 से ज़्यादा होंगे, तो ये केस भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 केस बचे, ये वाला एंड ये वाला केस बचा है, ठीक है। अभी तक 4 लोग अरेंज हुए हैं, यहाँ पे भी 4 लोग अरेंज हुए, 2 केसेस, 2 पॉसिबल कंडीशन और है। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि बी जो है वो ए से पहले अटेंड करता है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ सी आ गया तो बी यहाँ आएगा, एंड बी से पहले ऑफकोर्स एक तो आएगा ही, बिकॉज बी से पहले अगर एक है एंड बी से पहले उतने ही लोग हैं जितने कि एफ के बाद में हैं,
तो अब अगर मैं यहाँ पे F लूँ तो F के बाद में D आएगा। अब अगर आप इस केस को भी देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 6 से ज़्यादा हो रहा है, दैट इज ये भी केस कैंसिल हो जाएगा। सो दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ये बचेगा। नाउ A से पहले B आएगा एंड अब B से पहले जितने लोग हैं उतने के उतने F के बाद में होंगे। तो ये कंडीशन देखो, B से पहले एक पर्सन है, F के बाद में भी एक पर्सन है एंड B जो है वो A से पहले आ रहा है, तो इसके अंदर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव लोग बैठेंगे वो क्या होंगे, E, B, A, C, F एंड D। रिमेंबर कि ये पूरा सिर्फ इनके लेटर से ही सॉल्व हो गया, यहाँ पे डेट, मंथ एंड डेट से कुछ भी नहीं लेना देना था, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया गया था, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे लिखते कि इवन डेट पे ऐसा हुआ या फिर मंथ हैविंग 30 डेज या 31 डेज में ऐसा हुआ, पर वो मेंशन नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को ये फियर होता है कि डेट एंड मंथ वाला पजल डिफिकल्ट होता है एंड वो स्किप कर देते हैं, बट अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे डेट एंड मंथ की कहीं बात ही नहीं हुई, ये डायरेक्टली अल्फाबेट अरेंज करके ही सॉल्व हो गया, ठीक है। सो नाउ विल सी द क्वेश्चंस। सबसे पहले है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड एन इवेंट ऑन 28 जुलाई। तो 28 जुलाई को किसने अटेंड किया था, डी ने। सो द राइट आंसर विल बी डी। एंड हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द इवेंट बिफोर एफ, तो कितने लोगों ने किया था, एफ था 5th पोजीशन पे, तो 4 लोगों ने पहले अटेंड किया। फिर बी वॉज बॉर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, बी कब बॉर्न हुआ था, सो ही वॉज बॉर्न ऑन 28 मई, ही और शी, वी डोंट नो द जेंडर, ठीक है, 28 मई। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड द इवेंट बिटवीन डी एंड सी, तो उनके बीच में किसने अटेंड किया, बी ये रहा, सी ये रहा, तो ए ने इनके बीच में इवेंट को अटेंड किया। सो द राइट आंसर विल बी ए। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द इवेंट बिफोर बी, तो बी से पहले सिर्फ एक ने ही इवेंट अटेंड किया, वो था ई। सो दिस वॉज अबाउट योर नेक्स्ट पजल। फिर दे रखा है इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द 1, 3, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, दैट इज I एंड 11 N, तो AGIN इससे कोई पॉसिबल है क्या वर्ड बनाना, ठीक है। देन विच विल बी दी थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द वर्ड, जो भी वर्ड बनता है उसका लेफ्ट से थर्ड लेटर क्या होगा वो बताना है। मार्क X इफ कोई भी वर्ड नहीं बनता है एंड मार्क Y अगर एक से ज़्यादा वर्ड बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको अरेंज करो तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड मिलेगा, दैट इज गेन, GAIN। एंड एक ही वर्ड मिलेगा तो X तो नहीं लिख सकते, X तब लिखना होता है जब कोई भी वर्ड नहीं मिले, Y तब लिखना होता है जब 2 से ज़्यादा वर्ड मिले, बट यहाँ पे तो हमें सिर्फ एक ही वर्ड मिल रहा है। तो अब हमें क्या बताना है कि थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा होगा, सो 1, 2, 3 थर्ड लेटर हो जाएगा I, सो I इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे देखो, एवरी कंटेनर हैज इट्स वॉल्यूम इन ऑड नंबर्स ओनली C इज हेवियर देन E, ओनली C इज हेवियर देन E। इस बात का मतलब समझो कि सिर्फ और सिर्फ C ही है जो कि E से हेवियर होगा, बाकी सब इससे लाइट होंगे। तो ओनली C इज हेवियर का मतलब होता है कि ये हेवीएस्ट है, ठीक है। ये ऑलरेडी रीजनिंग के वीडियोस में कवर कर चुके हैं हम लोग कि ओनली, लेस देन ओनली, मोर देन, एटलीस्ट, एटमोस्ट, इन सब का क्या मतलब होता है, ठीक है। सो अगर ओनली C इज हेवियर देन E बोला है तो उसका मतलब C हेवीएस्ट होगा। F इज नॉट द लोवेस्ट, दैट इज 6 कंटेनर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, F लास्ट में नहीं आएगा। फिर F इज नॉट द लोवेस्ट, A इज हेवियर देन F, A जो है वो F से हेवियर है, F लोवेस्ट में नहीं है। सेकेंड लोवेस्ट कंटेनर वॉल्यूम इज 15, ठीक है, जो सेकेंड लोवेस्ट कंटेनर है इसकी वैल्यू दे रखी है 15 एंड द वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड हाइएस्ट कंटेनर, इसकी वॉल्यूम दे रखी है 33। B इज हेवियर देन D, B जो है वो D से तो हेवियर है पर F से लाइटर है, ठीक है। सो 4 ब्लैंक थे एंड 4 अरेंज हो गए, तो ये इसी तरह से अरेंज होगा, दैट इज A जो है वो F से हेवियर है, B जो है वो F से हेवियर है बट D से हेवियर है बट F से लाइटर है। सो B इज हेवियर देन D बट लाइटर देन F, तो ये अरेंज हो गए। अब यहाँ पे पूछा है कि इफ F वॉल्यूम इज 17, अगर F का वॉल्यूम 17 है, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। A वॉल्यूम कैन बी 21, तो A का वॉल्यूम क्या होगा, 17 से 33 के बीच में आएगा, तो 21 हो सकता है, ठीक है। A वॉल्यूम कैन बी 37 नहीं होगा, ठीक है। A वॉल्यूम कैन बी 9, नहीं, F से कम नहीं होगा। A वॉल्यूम कैन बी 15, अगेन F से कम नहीं होगा, सो ऑप्शन ए इसके अंदर राइट आंसर होगा। फिर दे रखा है कि इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर C एंड B इज 54, C एंड B का मिला के 54 है, रिमेंबर B का 15 ऑलरेडी दे रखा है, सो C प्लस B इज इक्वल्स टू 54 एंड B 15 है, वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा 54 माइनस 15, सो दिस विल बी 9 एंड 39 जो है वो C की वॉल्यूम आ गई। एंड द टोटल ऑफ वॉल्यूम ऑफ E एंड D इज 42,
नाउ सी E प्लस डी 42 है एंड E 33 है. सो अगर यहाँ पे E प्लस डी जो है वो 42 है तो E अगर 33 है तो D हो जाएगा 42 माइनस 33. ठीक है, यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी 9. एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ C प्लस D दैट इज 39 प्लस 9. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 48. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. उसके बाद है व्हाट कैन बी द पॉसिबल वेट ऑफ D. D का पॉसिबल वेट कितना होगा, C 15 से कम वाली वैल्यू होगी बिकॉज D लोवेस्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे 15 से कम वाला ऑप्शन कौन सा है, सो इट इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज 13. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग द नॉर्थ. T सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड. हाँ, इसको बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, कुछ रो है उसमें कुछ लोग बैठे हैं एंड यहाँ पे दिया है T सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड. या तो T एंड ये जितने भी लोग हैं सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं तो T इधर से थर्ड होगा, T सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एंड, या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ से थर्ड होगा. ठीक है, 6 पीपल सिट बिटवीन A एंड T. T एंड A के बीच में 6 लोग आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे इसके अंदर A आ जाएगा. या फिर अगर इसके अंदर T थर्ड फ्रॉम दी एंड है, ठीक है, T द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन 6 पीपल सिट बिटवीन A एंड T सिट थर्ड फ्रॉम दी एंड. तो 6 लोग 1 2 3 4 5 6 एंड इस केस के अंदर यहाँ पे A आ जाएगा. ऑलराइट, फिर क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन A एंड T इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन A एंड H. तो A एंड T के बीच में अगर 6 लोग हैं तो उतने के उतने A एंड H के बीच में होंगे. तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे H आएगा एंड इस केस में 1 2 3 4 5 एंड 6 इस केस में यहाँ पे H आएगा. राइट, फिर क्या दे रखा है, 3 पीपल सिट बिटवीन A एंड G हु सिट 4 टू द राइट ऑफ C. अब 3 पीपल सिट बिटवीन A एंड G. अगर मान लो कि मैं G यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, 1 2 3 पीपल सिट बिटवीन A एंड G एंड फिर दे रखा है कि जो G है इट्स 4 टू द राइट ऑफ C. तो C यहाँ आना चाहिए था एक ही जगह 1 2 3 4, तो ये राइट होता. दैट इज इसके अंदर G यहाँ नहीं आएगा ना. 1 2 3 अगर G यहाँ आता है और फिर अगर हम चेक करते हैं दैट G सिट 4 टू द राइट ऑफ C तो 1 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी C नहीं आ सकता. दैट इज दोनों कंडीशन में ये वाला स्टेटमेंट जो डायग्राम है वो फॉल्स हो रहा है. अब इसमें चेक कर लेते हैं क्या बोला है, दैट देर आर 3 पीपल बिटवीन A एंड G. 3 लोग होंगे तो G यहाँ है एंड G सेट 4 टू द राइट ऑफ C. पर राइट में तो A है तो यहाँ नहीं आ सकता है. इसी तरह 1 2 3 देर आर 4 पीपल बिटवीन A एंड G सेट 4 टू द राइट ऑफ C. और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो इस केस के अंदर जो C की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी 1 2 3 4 टू द राइट ऑफ C. ठीक है, एंड अब दिया है 9 पीपल आर सिटिंग बिटवीन C एंड K. C एंड K के बीच में 9 पीपल होंगे व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ K. दैट इज K के लेफ्ट से 9 होंगे या फिर C के राइट से 9 होंगे. तो K कहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो K की वैल्यू आ जाएगी. सो ये C है, यहाँ तक 9 लोग इसके बीच में बैठे तो K की वैल्यू आएगी यहाँ पे. नेक्स्ट कंडीशन है दैट द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ A इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C. दैट इज A के राइट में जितने बैठे हैं अगर उसमें एक ज़्यादा मिला लो तो उतने C के लेफ्ट में. तो A के राइट में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो C के इधर कितने लोग होंगे 10 होंगे. सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इतने टोटल पर्सन जो है वो C के लेफ्ट में होंगे. तो ये पूरा आपका लीनियर अरेंजमेंट है. एंड नाउ इसके बाद बोला है दैट 6 पीपल सिट बिटवीन D एंड C एंड ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड J हु इज सेकेंड फ्रॉम द एंड. ठीक है, तो अब यहाँ पे आएगा J एंड D के बीच में 1 पर्सन बैठा है. एंड अब यहाँ पे चेक कर लो दैट 1 2 3 4 5 6 पीपल आर सिटिंग बिटवीन D एंड C. तो ये आपका फाइनल जो है वो एग्जैक्ट डायग्राम बनेगा. ठीक है, सो डिफिकल्ट नहीं है, बस जो जो बोला गया है उसको बनाना है एंड बस क्वेश्चंस भी उसी तरह के होंगे. फॉर एग्जांपल 86 क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द गिवन अरेंजमेंट. तो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे सो द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विल बी 28. फिर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग सिट फिफ्थ टू द राइट ऑफ K. K के फिफ्थ राइट में कौन होगा. सो 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा T. ठीक है, इसके बाद पूछा गया है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन J एंड H. तो J एंड H के बीच में यहाँ पे 9 पर्सन बैठेंगे. देन क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन H एंड A. तो H एंड A के बीच में G होगा. एंड लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन D एंड C इज सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन जितने D एंड C के बीच में हैं. ठीक है, यहाँ पे D एंड C के बीच में कितने लोग हैं 6 पर्सन है. तो उतने के उतने किसके बीच में बैठे हैं
तो अगर हम लोग ऑप्शन से चेक करें तो उतने कितने ए एंड एच के बीच में. सो दिस विल बी द राइट आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मॉल पजल फ्रॉम द ब्लड रिलेशन. क्या दिया गया है? इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर देयर आर 2 मैरिड कपल. ठीक है, बी इज द सिस्टर ऑफ वी. हमें क्या पता है कि जो बी है वो फीमेल है एंड शी इज द सिस्टर ऑफ वी. वी का जेंडर अभी नहीं नोन है. एंड द डॉटर ऑफ एच, यानी कि जो बी है वो एच की डॉटर भी है. ठीक है, एच हु इज द फादर इन लॉ ऑफ डी. तो एच जो है वो डी का फादर इन लॉ है, मतलब इसकी शादी किसी के साथ हुई होगी तो ये इसका फादर इन लॉ हुआ. राइट, फिर दिया है सी एंड ए आर सिबलिंग्स. ए इज द सिस्टर ऑफ डी. अब ए इधर आई है. ठीक है, ए इज द सिस्टर, मतलब वो लड़के की तरफ से. ए इज द सिस्टर ऑफ डी एंड सी एंड ए आर सिबलिंग. तो सी जो है ये सिबलिंग है. नाउ क्या दे रखा है? दैट डी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वी. सो ऑब्वियसली जो डी है उसकी शादी बी के साथ ही हुई है, तभी तो डी जो है वो क्या बन गया? ब्रदर इन लॉ ऑफ वी. डी हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ वी एंड एम हैज 2 चिल्ड्रन. ठीक है, तो मतलब 2 मैरिड कपल, मतलब इनकी शादी एम के साथ हुई होगी. सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी. दैट इज सी जो है वो यहाँ पे फीमेल होगी. शी इज द सिस्टर इन लॉ. एंड यहाँ पे दे रखा था कि एच फादर इन लॉ है, मतलब कि जो एम है वो यहाँ पे मदर होगी. सो 2 यहाँ पे कपल डिफाइन हो गए एंड इस तरह से आपको सॉल्व करना है. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ इज एम रिलेटेड टू डी. हाउ इज एम रिलेटेड टू डी, तो एम क्या हो जाएगी? उसकी मदर इन लॉ. फिर पूछा गया है हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली. तो मेल मेंबर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 देन 2 एंड वी का भी कुछ दे रखा था. सी यहाँ पे वी का हमको नहीं पता है. ठीक है, तो अभी हम लोग कह सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड बिकॉज यहाँ पे वी का जेंडर नहीं नोन है. फिर पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिस्टर ऑफ ए. ए की सिस्टर कौन है? तो यहाँ से हमको पता है सी. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज सी. उसके बाद दे रखा है दैट देयर आर 9 पीपल वर्किंग इन डिफरेंट कंपनी एंड 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट, HR, IT and production respectively. At least 2 people and a maximum of 4 people can work in the same department. तो टोटल 9 पीपल है, एटलीस्ट 2, मतलब कम से कम 2 लोग तो काम करेंगे एंड ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 लोग ही किसी एक सेम डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं. ठीक है, एल डज नॉट, तो कितने लोग हैं? जे के एल एम एन ओ पी क्यू एंड आर, ये लोग हैं. अब यहाँ पे क्या दिया है? एल डज नॉट वर्क इन IT डिपार्टमेंट. एल IT में तो काम नहीं करेगा बट वर्क विथ क्यू. इसका क्या मतलब होता है कि जो एल का डिपार्टमेंट होगा वही क्यू का डिपार्टमेंट होगा. पी वर्क इन द IT डिपार्टमेंट. पी का दे रखा है कि वो IT में काम करता है. ठीक है, पी वर्क कहाँ था? पी वर्क इन द IT डिपार्टमेंट. के वर्क विथ आर, दैट इज जो भी के का होगा वो आर का होगा, बट नॉट विथ पी एंड जे. जो इन दोनों का होगा वो पी एंड जे का नहीं होगा. ठीक है, जे एंड पी वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. ये दोनों भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं. जे इज नॉट इक्वल टू पी. एम वर्क विथ ओ. एम जो है वो ओ के साथ वर्क करता है बट नॉट इन दी IT डिपार्टमेंट. अगर अगेन ये दोनों भी IT डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे. आर वर्क विथ एल. आर और एल का सेम वर्क होगा बट इन आर वर्क इन एल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो इनके डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे. एल डज नॉट वर्क इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो एल अब IT में काम नहीं करेगा, एल प्रोडक्शन में भी काम नहीं करेगा. तो यहाँ से पता चल रहा है कि एल HR में काम करेगा. ठीक है, फिर क्या दे रखा है? आर और एल का अलग अलग डिपार्टमेंट है. तो जो आर है वो एल के बराबर नहीं होगा, दैट इज वो HR में नहीं होगा. तो जो आर है वो या तो IT में हो सकता है या फिर प्रोडक्शन में हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिवन था कि एल एंड क्यू जो है उन दोनों का सेम डिपार्टमेंट है. सो क्यू का भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? HR. ठीक है, फिर जो के है एंड जो आर है उन दोनों का सेम होगा. के एंड आर. सी यहाँ पे के एंड आर वो दोनों सेम होंगे, दैट इज या तो ये भी IT होगा ये भी प्रोडक्शन होगा. एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू पी एंड जे. पी एंड जे के बराबर नहीं होगा. तो पी IT है, दैट इज के IT नहीं हो सकता, आर IT नहीं हो सकता. आर प्रोडक्शन होगा, के भी प्रोडक्शन होगा. पी एंड जे भी अलग अलग डिपार्टमेंट में है. तो पी अगर IT में है तो यहाँ से जे किस डिपार्टमेंट में आएगा? जे यहाँ पे HR हो सकता है या फिर प्रोडक्शन हो सकता है. ठीक है, फिर एम एंड ओ सेम डिपार्टमेंट में बट वो IT नहीं होगा. यहाँ पे दे रखा है. नेक्स्ट लाइन क्या है? एम वर्क विथ ओ बट नॉट इन दी IT डिपार्टमेंट. तो एम एंड ओ, एम या तो HR में होगा या फिर प्रोडक्शन में होगा एंड सिमिलरली ओ भी जो है वो HR में होगा या फिर प्रोडक्शन में होगा. ठीक है, आर एंड एल वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट. अब अगर एल HR में है तो एम प्रोडक्शन में होगा, एम अगर प्रोडक्शन में है तो ओ भी प्रोडक्शन में होगा. तो ये सारे डिवाइड हो गए. अब यहाँ पे दिया था कि एटलीस्ट 2 तो सबके होंगे ही. ठीक है, इसको वापस बनाते हैं. जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं एंड मिनिमम एटलीस्ट 2 तो सब डिपार्टमेंट में होंगे ही होंगे. तो यहाँ से क्या फिक्स है कि जो के है वो प्रोडक्शन में आएगा, एल जो है वो HR में आएगा. राइट, उसके बाद क्या दे रखा है? एम जो है वो प्रोडक्शन में आएगा. फिर क्या दे रखा है? एन जो है वो IT
अभी मेंशन नहीं है, चलो। और ओ जो है, फिर यहाँ पे क्या गिवन है कि ओ एंड एम सेम है, दैट इज ओ भी प्रोडक्शन में आएगा, पी यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, क्यू यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आएगा एंड आर यहाँ पे प्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन चेक करो तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है, दैट इज अब कोई भी प्रोडक्शन का नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एचआर चेक करो तो एचआर एंड एचआर हो चुके हैं कंप्लीट, 2 तो आ ही चुके हैं एटलीस्ट। पर अगर आप आईटी चेक करोगे तो आईटी अभी तक एक ही आया है। ठीक है, तो अब जो जे है वो या तो एचआर में होगा या फिर प्रोडक्शन में होगा। ठीक है, एंड आईटी में नहीं हो सकता है। एंड जो एन है वो एक लेफ्ट आउट हो गया, तो एक बात तो ऑब्वियस है कि जो एन है वो आईटी में आएगा। एंड अब लास्ट बचा जे, तो जे का जो डिपार्टमेंट है वो पी से अलग होगा, तो पी यहाँ पे अगर सी जे का जो डिपार्टमेंट है वो किससे डिफरेंट होगा, पी से अलग होगा। ठीक है, तो एंड यहाँ पे पी आईटी में दे रखा है, तो जे आईटी में नहीं आएगा, सो जे एचआर या प्रोडक्शन किसी एक के अंदर आएगा। सो सिंस यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो 4 कंप्लीट हो चुके हैं, मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं आ सकते, इसलिए जो जे है वो डेफिनेटली एचआर के अंदर आएगा। सो ये फाइनल डायग्राम होगा। ठीक है, अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो एम जो है उसका प्रोडक्शन है, ये ट्रू है। नेक्स्ट पूछा गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 आर इन अ सर्टेन वे अलाइक, 4 एक डिपार्टमेंट में बिलोंग करते हैं, एम एंड के डिफरेंट होंगे। फिर दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहाँ पे क्यू वर्क्स इन एचआर डिपार्टमेंट, जो ऑप्शन सी है वो ट्रू रहेगा। फिर नेक्स्ट दिया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स विथ एन, एन किसके अंदर था, तो यहाँ पे आ जाएगा एन जो है वो पी के साथ आएगा, दैट इज इन दी आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड देन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्क विथ एचआर डिपार्टमेंट, तो एचआर के अंदर कौन कौन से लोग आएंगे, सो जे एल एम एंड ओ, नहीं जे एल एंड क्यू, दैट इज जो ऑप्शन सी है, सी, इसको चेक कर लो। एचआर के अंदर जो लोग आएंगे वो कौन कौन से होंगे, जे देन एल एंड क्यू, ये सारे जो तीनों लोग हैं वो एचआर डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है दैट पॉइंट पी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू से 15 मीटर साउथ पे है पॉइंट पी, पॉइंट आर इज 30 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी के 30 मीटर ईस्ट में है पॉइंट आर। फिर दे रखा है पॉइंट एस इज 10 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आर, इसके 10 मीटर साउथ में है पॉइंट एस। फिर दे रखा है पॉइंट आर, फिर पॉइंट एस इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट टी, पॉइंट टी के 15 ईस्ट में, 15 मीटर ईस्ट में, दैट इज यहाँ पे अगर टी बनाओ तो इसके 15 मीटर ईस्ट में है पॉइंट एस। एंड देन दे रखा है ईस्ट ऑफ पॉइंट टी एंड पॉइंट यू इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ टी, यू इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ टी, टी के 10 मीटर नॉर्थ में, दैट इज ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा यू। अब पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में एस की क्या डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा बी साउथ ईस्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन इज इफ अ बॉय इज स्टैंडिंग फेसिंग नॉर्थ एट द पॉइंट आर, यहाँ पे खड़ा है आर पे, एंड इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ देन हाउ फार एंड इज विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम पॉइंट यू, तो वो यू से कितना दूर है, सो सी यू है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15, सो इट इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ यू, यू से 15 मीटर ईस्ट पे पॉइंट आर है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। So these were the question from the reasoning section, and these were the total 100 questions that were asked in this examination. So if you have any doubt in any of the question, then do feel free to ask us. So this was all about today. Thank you for joining us and stay tuned to our channel.